हाय जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ और सुबह से आगे आपका फेवरेट मॉर्निंग शो। मैं मुज़म्मिल अली खान और मेरे साथ आयशा यूसुफ आपको करते हैं खुशामदीद। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को भी। आज 4 अगस्त है और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और शुहदाए करबला का चहलम आज मनाया जा रहा है। आज के दिन का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, अपने शो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ुरबानी और शुहदाए करबला की क़ुरबानी और उनकी ज़िंदगियों से सीखने का मौका मिले और उसका हम हक़ अदा कर सकें। और ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हमें सबक मिले उसके मुताबिक हम अपने ऊपर भी काम करना शुरू करें, ताकि हम पूरी क़ुव्वत के साथ दुनिया को बता सकें कि उम्मती कैसे होते हैं, अहले बैत के चाहने वाले कैसे होते हैं। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी बॉडी पर काम करना चाहिए, अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, अपनी ज़ात पे, अपनी रूह पे काम करना चाहिए। और यही वो असबाक हैं जो हमें इस जगह से मिलते हैं, हमें करबला से मिलते हैं, हमें ज़िंदगी रसूल अकरम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने से मिलते हैं। अगर हम अपने सेहत के बारे में फ़ोकस नहीं रखते तो प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हांगकॉन्ग यूनिवर्सिटी के अंदर इसी तरह का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बाकायदा वर्जिश जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमेशा बुनियादी ज़रूरत करार दिया जाता है बाकायदा वर्जिश को। और आम तौर पर जो माहिरीन है वो हफ्ते में कई दिन जिस्मानी वर्जिश का मशवरा भी देते हैं। दिल, फेफड़े, आपके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपकी स्किन, आपके स्वेट ग्लैंड, हर चीज़ के लिए वर्जिश ज़रूरी है। और आपका वज़न बरकरार रखने के लिए एक अच्छे लेवल पे वर्जिश का होना ज़रूरी है। बिल्कुल, मसाइल ये होता है, लोग कहते हैं कि वक्त नहीं है, हर रोज़ तो हम अब वर्जिश के लिए जा नहीं सकते। अब एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं वो ये है कि सिर्फ एक दिन अगर आप वर्जिश के लिए वक्त निकालें तो वो भी आपकी सेहत के लिए काफ़ी हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं और रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई है। अच्छा, 3 ग्रुप्स के अंदर लोगों को तकसीम किया गया था। पहले ग्रुप को 3 दिन या उससे ज़्यादा दिन वर्जिश करवाई गई, फिर एक ग्रुप ऐसा था जिनको सिर्फ 1 दिन वर्जिश करवाई गई और तीसरा ग्रुप ऐसा था जिसने कुछ नहीं किया, वो हमारी तरह ज़रा सुस्त था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो ये है कि 75 मिनट्स 75 मिनट वर्जिश करवाई गई और वो दोनों ग्रुप्स, एक को जिसको 3 दिन करवाया उसे भी 75 मिनट 3 दिन करवाया और जिसको 1 दिन करवाया उनको भी 75 मिनट 1 दिन करवाया। तो वर्कआउट सेम था, डेज ज़्यादा थे। और पता ये चला कि 1 दिन वाले और 3 दिन वाले दोनों बराबर हैं। हाँ, बिल्कुल बराबर थे। यही तो अच्छी खबर है जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप 3 दिन वर्जिश करें या आप 1 दिन वर्जिश कर रहे हैं, आपको फ़ायदा एक जैसा ही होगा। हाँ, जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे उनके लिए मसाइल हैं, उनको सोचना चाहिए। यानी कि मेरे और मुज़म्मिल जैसे लोग जो है ना, उनको काफ़ी सोचना चाहिए। पूरे हफ्ते के अंदर 1 दिन अगर आप निकाल सकते हैं अपने आप के लिए, अपनी बॉडी के लिए, तो ये आपकी बॉडी का आप पर हक भी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम फिक्र और इस तरह की चीज़ों लेकिन ले आते हैं ना बीच में, हम दूर रहे अगर फिक्र और इस तरह की चीज़ों से, तो स्ट्रेस से दूर रहने में भी हमारे जिस्म और हमारे ज़हन के लिए बेहतरी है। लेकिन अगर स्ट्रेस से दूर रहना है तो उसके लिए स्ट्रेस का एब्सेंट होना भी ज़रूरी है। हम स्ट्रेस से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेस हमसे दूर नहीं जाना चाहता। उसी की वजह से 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। ये वॉर जो है ईरान और अमेरिका की ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब कुछ अपडेट्स जो आई हैं आपके सामने रखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अब अच्छे मुआहिदे के लिए आखिरी मौका। आई थिंक ये कोई 24वीं 25वीं मरतबा वो ये बात कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा, उम्मीद है ईरान अक्लमंदी का मुजाहरा करेगा। इस मुआहिदे या हार मानने तक ईरान को कुछ हासिल नहीं होगा और ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। उन्होंने एक मरतबा फिर से रिएटरेट किया है। इसके साथ ही एक और जो पॉइंट जिसको हम इक्का भी कह रहे थे, ईरान के हाथ में था आबनाए हुर्मुज़, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि उस पर अमरीकी बहरिया का मुकम्मल कंट्रोल है। और यस्टरडे, एक दिन पहले का ये बयान है ट्रंप का जो आप सामने आया। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप एक और भी चीज़ कह रहे हैं कि मैं लोगों को मारना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि जब जंग होती है, बम गिरते हैं तो लोग मरते हैं। लेकिन ये मुज़ाकरात जो शुरू होते हैं तो ईरान पे वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ईरान इनको कंप्लीट नहीं होने देता। हमें खबर मिली थी कि होने लगा है यहाँ पे मुज़ाकरात जो कि इनको, इन दोनों पार्टीज़ को ला के रखने के टेबल पे। लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान आते हैं, ज़रा उनकी तरफ जाते हैं कि ट्रंप के अमल का रद्द अमल जो सामने से आया वो क्या है कि ईरान ने अमरीका के साथ जो मुज़ाकरात थे उनके बारे में कह दिया कि जी ये इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। और इस्माइल बकाई ने यह कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही और फिलहाल किसी वफ्त के मेज़बानी करने का या इस तरह के किसी भी प्लान का कोई इरादा नहीं है। वेल, लेट्स सी कि हो क्या रहा है। ये ज़रा एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र क्या कह रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये सारी सिचुएशन पर क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। योर टेक सबसे पहले करंट सिचुएशन पर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, इस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लल हो
और अल्फाज की जंग थी अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन पिछले 2 दिन से कुछ सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है, और वो ये कि मिडल ईस्ट में लोग फाल हुए हैं, खासकर जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी थी एक बार फिर कि वो कोई एक जबरदस्त अटैक ईरान पर करने वाले हैं, और जिसके नतीजे में ईरान ने ये जवाब दिया था कि फिर जो हम जवाब देंगे वेस्ट एशिया की शक्ल तब्दील हो जाएगी। तो जब ये अल्फाज की जंग जारी थी कुछ बैकडोर कॉन्वर्सेशंस हुई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर मीडिएटर्स फाल हुए हैं, एक बार फिर पाकिस्तान फाल हुआ है। क्वाइट बैकडोर डिप्लोमेसी तो चली रही थी, तो इस वक्त जो हमारे स्पीकर हैं उनकी तरफ से और जो इसाफदार साहब हैं उनकी तरफ से अपने काउंटर पार्ट्स को इनवाइट गया है तेहरान में, और ये लेट नाइट मंडे की डेवलपमेंट है, और देखना ये है कि उसके रिस्पांस में वो कब तशरीफ लाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो एक कोई नया मीडिएटर सीन पर नहीं आया है, और जो सबसे अहम सोटू से मीडिएटर है तेहरान के लिए वो पाकिस्तान है, और जाहिर है अमेरिका की तरफ से भी हमें इससे एक छोटा सा अमेरिका की तरफ से आप जो पॉइंट कह रही हैं उस पर थोड़ा सा ज़रा एम्फसाइज करते चलें कि जेडी वैंस कह रहे हैं कि अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया गया है इस प्रोग्राम को डिरेल करने के लिए, इजराइल बीइंग द स्पॉइलर ना। अमेरिका की तरफ से बयान क्लैरिटी के साथ आ गया। आपको क्या लग रहा है ये बयानात किस हद तक इन्फ्लुएंस्ड हैं जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं? ये बयानात तो देखिए जी इसी तरह चलेंगे, क्योंकि ईरान भी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को प्ले करता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप तो बहुत ही ज्यादा फंसे हुए, उनकी रेटिंग्स लोएस्ट हुई हैं उनके टेन्योर में इस वक्त, और जाहिर है सबको नवंबर के इलेक्शंस के बारे में पता है। लेकिन देखिए एक बात तो मेरा ख्याल है कि बहुत वाज़ेह तौर पर अमेरिका में भी इस बात की समझ है कि इस वॉर की जो एस्केलेशन है और उसका जो हार्ड पावर ट्रैप है वो अमेरिका को कोई फैज़ नहीं दे रहा, और उन्हीं के मैगजीन्स में और उन्हीं के जो थिंक टैंक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके पास शायद अब वो सप्लाई चेन भी नहीं है कि इस जंग को इस तौर रवा रखा जाए। न्यूक्लियर ऑप्शन जाहिर है हमेशा टेबल पे होती है, लेकिन वो न्यूक्लियर ऑप्शन तो फिर अटमोस्ट तबाही है। तो मेरा ख्याल है कि चाइना भी क्वाइट डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है, उसने कॉन्वर्सेशंस की हैं अमेरिका के साथ भी, तेहरान के साथ भी, और पाकिस्तान के साथ भी। मेरा नहीं ख्याल कि न्यूक्लियर ऑप्शन जो है उसके ऊपर कोई मसला है, क्योंकि ईरान तो कह चुका है कि न्यूक्लियर वो नहीं होना चाहता ओवर्ट न्यूक्लियर स्टेट। मसला हुर्मस का है, हुर्मस के साथ ईरान ओमान के साथ कॉन्वर्सेशंस में है ऑल्टरनेटिव पाथवे के लिए जहां से गुजर जाएं, और वो इरानियन और ओमानी वाटर्स में से गुजरेंगी, वहां पर कुछ कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, लेकिन इसके बारे में भी ईरान कहता है कि ये हतमी हल नहीं है। मेरे ख्याल है ईरान ने भी अपनी पोजीशन इस वक्त बहुत हार्डन की हुई है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ईरान की तरफ से भी आनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और गुजारिश कर दूं, जो खित्ते में डेवलपमेंट है, ओमान की इंक्लिनेशन जो है यूएस की तरफ ज्यादा है या फिर ईरान की तरफ ज्यादा है, यानी ईरान के मौकिफ के साथ वो ज्यादा अलाइन करते हैं या यूएस के साथ? ओमान कॉन्वर्सेशंस में है तेहरान के साथ, लेकिन कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ना तो अमेरिका के साथ चाहता है और ना तेहरान के साथ चाहता है, क्योंकि तवातुर के साथ अमेरिका तेहरान ने ये बात बावर कराई है कि अगर खित्ते में आप अमेरिका के साथ खड़े होकर मुझे अटैक करेंगे तो फिर मैं आपको अटैक करूंगा। और यही सूरत हाल बहरीन में भी हुई, यही सूरत हाल कतर और कुवैत में भी हुई। हालांकि कतर जो था वो मीडिएटर भी था, और हमने कुछ इस किस्म की भी ग्रेप वाइन सुनी है कि जो ये अड्डे हैं, अमेरिकन अड्डे हैं, बिलखुसूस कतर में, कुवैत में और बहरीन से, वहां से अमेरिकन फौजियों की इनखला की भी बात हुई थी, और शायद कुछ इनखला हो भी रहा है। तो देखिए अगर मैं एक बात थोड़ा सा रिवायती बात से हटके कहूँ, अमेरिका इज नोन टू कट एंड रन। जब उसको लगता है कि ये सूरत हाल अब उसके लिए बैगेज बन रही है, मजीद फायदा नहीं है, तो वो अफगानिस्तान से भी एक कैलेंडर बेस्ड एग्जिट के साथ बाहर निकल गया था। हो सकता है वो यहाँ से भी बाहर निकल जाए। इसीलिए मैं ये गुजारिश करना चाह रही थी कि जो सूरत हाल ग्राउंड पर है, वो जैसे जो गजा में हो रहा है और जो लेबनान में हो रहा है, जो वॉर्स बाय अदर मीन्स हैं,
जिनको काउंटर करने के लिए फिर तेहरान जो है अपनी प्रॉक्सीज को एक बार फिर बहुत खुल के सपोर्ट कर रहा है। इससे मिडल ईस्ट में बहुत समझिए परेशानी है। पीस बोर्ड के रिवाइवल की बात हुई, इब्राहिम अकॉर्ड्स की रिवाइवल की बात हुई, लेकिन नथिंग इज फ्लाइंग। बीच में ये कहा गया कि जो सऊदी अरब और अमेरिका का मुआहदा हुआ है उसके नतीजे में सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड्स को साइन करेगा, इजराइल को रिकग्निशन देगा, लेकिन ये स्टेटमेंट्स आते हैं और फिर इसके ऊपर आप ग्राउंड पे कोई प्रोग्रेस नहीं देखते। तो इससे अमेरिकन पोजीशन भी कॉन्स्टेंटली डाइल्यूट हो रही है और तेहरान जाहिर है अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए एक एग्रेसिव स्टांस रखता है। हम इन सम वेज एक स्टेटस को में इस वक्त सूरत हाल फंसी हुई है। राइट बहुत बहुत बारीकी के साथ जो है ना नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है और आप जैसे लोग हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ी अच्छी डॉक्टर साहिबा ने कही है वो ये कि अमेरिका की एक आदत रही है कट एंड रन की रही है। आई थिंक कि अगर आप थोड़ा सा ज़रा अमेरिकन फुटप्रिंट्स को देखेंगे जगहों पे तो बिजनेस फर्स्ट पॉलिसी होती है इनकी। इफ़ अमेरिका इज़ लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी तो ये चीज़ें जो हैं अमेरिका कंटिन्यू नहीं करेगा और ना ही चाहेगा कि ये कंटिन्यू करे। अब अगर हम थोड़ा सा स्कैम्स की तरफ आने लगे कि जो हमें नज़र आते हैं हर फील्ड में, तो एक नई खबर है जो आपको देना चाहते हैं। खबर तो नहीं है और नई भी नहीं है लेकिन वार्निंग ज़रूर है और वो ये है कि जालसाजों ने शहरियों को लूटने का नया तरीक़ाकार है जो ढूंढ लिया। अब होता क्या है इसके अंदर कि मारूफ शख्सियात का नाम लिया जाता है, सरकारी ओहदेदारों का नाम लिया जाता है और इसको इस्तेमाल करके आपको चीज़ें आपसे बटोरी जाती हैं, पैसे बटोरे जाते हैं। आपको मे भी कॉल आएगी कि आपका बेटा किधर है इस वक्त, आपके बेटे का ये नाम है, ये ID कार्ड है, मैं इस इदारे का ये ऑफिसर बोल रहा हूँ, इतने पैसे इस पे फॉरवर्ड करें। अच्छा, मैं ना मुस्कुरा रही थी जब आपने ये शुरू किया ना खबर, वो इसलिए कि ये लोग इतनी क्रिएटिव होते हैं और ये ऐसे नए नए तरीके लेकर आते हैं कि समटाइम्स आप सोचते हैं कि पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते तो पाकिस्तान पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। हमने सोचा कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें कि अगर आपको कॉल आती है और आपकी बेटी, आपका कोई रिश्तेदार असली आवाज़ के अंदर आपसे कुछ मांगता है, कोई पैसे मांग रहा है या फिर कोई कोड आपसे मांगने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि किसी भी तरह के कोड्स हो सकते हैं ना कि मैं आपके फ़ोन के ऊपर कोई कोड आया तो वो मुझे भेज दे, तो आपने ये करना है, आपने एक तय कर लेना पहले से कि अगर कोई कॉल इस तरह से आती है तो एक दूसरे के साथ एक कोड रख लीजिए और वो कोड कुछ भी हो सकता है जो सिर्फ आपके फैमिली के लोगों को पता हो, इसके अलावा किसी को ना पता हो। वो जब तक शेयर नहीं करता कोई, तब तक आपने ना पैसे ट्रांसफर करने ना ही उनकी कोई मदद करनी। एग्जैक्टली, बिकॉज AI को इस्तेमाल किया जा सकता है और मुतअद्दिद टूल्स इस वक्त इंटरनेट पे मौजूद हैं कि आपकी आवाज़ का सैंपल अगर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो वो आपकी आवाज़ को क्लोन कर सकते हैं और वो क्लोन करने के बाद आपके वालिद को, बहन को, लाइफ पार्टनर को, दोस्त को, किसी को भी कॉल की जा सकती है। अपनी मर्जी का स्क्रिप्ट उस आवाज़ में पढ़वाया जा सकता है। कराची के अंदर चालान्स के तौर पे भी बटोरे जा रहे हैं, पैसे लोगों से छीने जा रहे हैं। ऑलराइट जी, ज़रा चीन का रुख करते हैं, वहाँ पर आपको लिए चलते हैं कि चीन का शहर है चोंगशिंग। यहाँ पर रात के वक्त हैवी बाइक्स पर वीडियोस बनवाने का रुझान जो है ना वो बढ़ने लगे थे। मसला सारा जो है ना वीडियो बनाने का, मेरी पिक्चर अच्छी आ जाए और जितना भी मैं एडवेंचर कर रही हूँ या कर रहा हूँ ना वो मैं जाकर अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगा सकूँ। इस शहर में होता यह है कि रात को हैवी बाइक्स की गरज चमक जो है ना वो सुनाई देती है, दिखाई भी देती है और गूंज चारों तरफ हमें नजर आ रही होती है। अब सयाहों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट ये बन गया कि सयाह यहाँ पर जाते हैं और जाकर इंजॉय भी करते हैं और साथ ही साथ एक टीम जो है जो वीडियोस बनाती है उसकी खिदमत हासिल करते हैं। वैसे हमारी वीडियोस बनाए अच्छी कितना अच्छा जो कि है ये टूरिज्म का और टूरिज्म को फरोग देने का तरीका है कि जरूरी नहीं है आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज ही हो जहाँ पे आप टूरिज्म को लेके जाएं। इट इज सेफ, इट्स डेफिनेटली सेफ, लेकिन वो नियॉन से भरा हुआ शहर, वो रात की रोशनियाँ, शाइनी बाइक्स और उसके ऊपर आपकी वीडियोस बन रही हैं, आई थिंक दिस इज गुड बिजनेस। लेकिन गुड बिजनेस जो क्या है ना वो सिर्फ वो लोग नहीं कर रहे, गुड बिजनेस हमारे यहाँ भी हो रहा है। कुछ को ये बात फनी भी लगेगी और कुछ को ये बात हैरान भी करेगी। आपको बताते चले, कहते हैं ना आयशा के शौक का कोई मोल नहीं होता, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। अब हुआ क्या है कि इसे साबित करके दिखाया है राजनपुर में एक बकरी की फरोख्त ने, जहां छोटी सी बकरी 18 लाख रुपए 1.8 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की बिकी है। और बकरी के शॉर्ट्स व्यूअर्स आप देख सकते हैं और ये बकरी कोई बहुत बड़ी बकरी भी नहीं है। बारात की शक्ल में लोग आए हैं
और फूलों के हार पहना रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं। देखिए ना, उसको तैयार भी तो दुल्हन की तरह किया हुआ है, जो उसको लेकर जा रहा है वो बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार हुआ है। 18 लाख जिसने लगाए हैं वो लोगों को इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल काम तो नहीं। अच्छा जी, खाने का भी इंतजाम है? मेरे ख्याल से खाने में भी बकरियां ही हैं जो खाने में प्लेट्स में पड़ी हुई हैं। अच्छा भाई, ये शेरी नस्ल की ये बकरी है और 18 लाख इसकी कीमत लगी थी और 18 लाख में खरीदार भी इसका मौजूद था। ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन जब उसको बकरी पसंद आ गई है तो फिर उसने कहा कि भाई मैं तो अब इसे लेके जाऊंगा, मैं ही लेके जा सकता। लेकिन एक बात है कि ये टेडी जो है नस्ल की बकरी, छोटे साइज की बकरी, सिर्फ अपनी रंगत और खूबसूरती की वजह से इतनी प्राइस में गई है। अच्छा, ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी एक तरफ और हमारा जो देसी कल्चर है और उसके अंदर चीज़ों की ब्यूटी अप्रिशिएट करना एक तरफ, लेकिन अगर हम फ्यूचर फ्रेंडली ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों की बात करें तो अमेज़ॉन का नाम मार्केट के फ्रंट पे है इंटरनेशनली। और वो क्यों है कि ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी की कंपनी अमेज़ॉन की मार्केट वैल्यू पहली बार $3,000 अरब से तजावुज़ कर गई। हाँ, $3 ट्रिलियन से ज़्यादा की हो चुकी। इसमें ज़ीरोज़ कितने होते हैं? मुझे नहीं पता कितने होते हैं, पर मुझे ये पता है कि 1000 जो बिलियन डॉलर्स होते हैं ना, वो $1 ट्रिलियन हो चुके हैं। बहरहाल जी, इसके कारोबार के दौरान कंपनी के हिस्से में 5.2% इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी मजमूई मालियत जो है वो तकरीबन $3,100 अरब तक पहुंच चुकी है। और गुज़श्ता हफ्ते जारी होने वाले मजबूत समाई माली नताइज के मुसलसल दूसरे रोज़ भी कंपनी के हिस्से के अंदर यानी कंपनी के शेयर्स के अंदर नुमाया तेज़ी देखी गई थी। अब जितने भी लोगों ने शेयर्स ख़रीदे हुए हैं उनके तो वारे न्यारे हो गए होंगे। डेफिनेटली ये बड़ा ज़रूरी है। अब मसनूई ज़हानत से मुतालिक जो है ना काफ़ी काम किया गया है इसके अंदर, अमेज़ॉन के अंदर कई नए एवेन्यूज़ इसके अंदर मुतारिफ करवाए गए हैं। तो जेफ बेजोस जो है वो तो बहुत खुश होंगे आज। और दूसरा ये कि इतने पैसे में आएगा क्या? यू कैन प्रॉब्ली बाय एवरीथिंग। एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जो है वो हमारे पैसा यूजलेस नहीं हो जाता। आपको पता है ना, दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, उनके बारे में मैं सोचती हूँ कि इन पैसों का करूँ क्या, समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या ही किया जा सकता है। बहरहाल जी, कुछ और मामलात भी ऐसे हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा मामला नहीं है कि आप कहें कि करना क्या है, क्योंकि पार्टीज जो है ना वो अब अपना लाहा अमल बयान करना शुरू हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और मुस्लिम लीग नून ने इसमें मैदान मार दिया। 20 में से 14 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने ये नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। LA 27 पर इंतखाबात जो है ना उनके बारे में भी आपको बताते हैं। और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये नताइज मानने से कर दिया है इनकार। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग बयानात सामने आए, पहले आपको सुनाते हैं और उसके बाद सेगमेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। सुनिएगा। हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊंगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम देख सकते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने रिवायती एक्साइटिंग अंदाज में कहा कि उल्टी गिनती शुरू, टिक टॉक, बड़े वार्निंग के अंदाज में। लेकिन वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें टिक टॉक और गिनती की आवाज़ आ रही है। बिलावल भुट्टो को 10 अगस्त तक उल्टी गिनती जारी रखनी चाहिए। ये बयान आया राना सनाउल्लाह की तरफ से। अब राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया है और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी, द बिग क्लैश हैपनिंग बिटवीन 2 पॉलिटिकल सुपर पावर्स, और वो भी कश्मीर के अंदर। इस सिचुएशन को सबसे अच्छे तरीके से कौन डिस्कस कर सकता है? हमारे साथ मौजूद है जो डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बिलावल साहब का ये कहना है कि टिक टॉक सुनिए, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा रिएक्शन एक अंग्रेजी शायर से आता है। वो कहता है कि ये ना पूछो घंटी किसके लिए बज रही है, ये तुम्हारे लिए बज रही है। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब राना साहब ने जो कल बात की, वो कहते हैं कि हम सादा it tolls for thee। घंटी उनके लिए बज रही है। और इशू यही है कि अभी हम दोनों जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाब लड़ा, मैं भी वहां गया हुआ था।
और वहाँ जो इंतखाबी गर्मा गर्मी होती है और एक सियासी ज़ाहिर है उसमें तनाव भी पैदा होता है, लेकिन इसको एक हद से ज़्यादा आगे नहीं ले जाना चाहिए। और गालिबन कायद मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ ने मीरपुर में बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि नोक झोंक होनी चाहिए सियासत में, लेकिन तलखी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों जमातें जो हैं लेकिन 2022 कल हमने बयान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लिया था सर, अगर जान चली जाए किसी की और उसके बारे में फिर आवाज़ उठनी शुरू हो, इस पे नून लीग का क्या रद्द अमल है, आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे? जी, मैं बिल्कुल हम इसके साथ हैं, लेकिन पहले आपको ये तो साबित करना होगा ना कि किसी की जान गई है। जिन साहब का इन्होंने क्लेम किया इनकी जमात ने, वो पहले जान से फिर पता चला कि टांगें, टांगों से बाजू, बाजू से हाथ, हाथ से उंगली, उंगली से कहा कि जी गोली छू कर गुजरी है। तो लिहाजा ये जो अगर हम जिम्मेदाराना सियासत करना चाहते हैं इस मुल्क में, तो फिर हमें ऐसे मौके पे इंतखाबात में जरूर गर्मा गर्मी होती है, लेकिन जो सबूत और शवाहिद है उनका दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अवाम जो है हम सब अपने लीडरान की गुफ्तगू से एक गाइडेंस लेते हैं, राबरी लेते हैं। अगर हमें नजर आए कि लीडरान को सबूत और शवाहिद का ख्याल नहीं है इल्जाम लगाते हुए, तो वही चीज जो है और जो बड़े अरसे से ऑलरेडी राइज है, तो लिहाजा हमें जो उनकी संजीदा शिकायत हैं वो आज़ाद कश्मीर का जो एक अपना खुद मुख्तार पाकिस्तान का कमीशन नहीं है, ये आपके नाजरीन को समझाना जरूरी है कि आज़ाद कश्मीर का जो एक खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन मौजूद है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे नहीं है, वो इन तमाम जो अगर ये शिकायत करेंगे उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन ये भी एक नई रवायत हमें कायम करनी चाहिए, जिसका आगाज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद किया है, कि खुश दिली से अपनी जो शिकस्त है या जो नशिस्तों की कमी है उसको कबूल करके, जिसकी ज्यादा मसलन गिलगित बल्तिस्तान में तो गालिबन एक का फर्क है हमारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने खुर्रम साहब ये पीपल्स पार्टी और जमहूरी रवादारी के तरीके से उसको उनको मुबारकबाद दे दी। जी बिल्कुल ठीक है, पहले भी एतराज़ात करती रही है और हम सवाल करते थे बार बार इत्तेहाद के ऊपर, क्या इसके ऊपर भी कोई ज़रब आ सकती है, तो वो कहते थे कि वो देखिए हमने तो वो मुल्क का सिस्टम चलाने के लिए जमहूरियत ताकि डिरेल ना हो इसलिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन एजे के ये जो 2 फेजेस हुए हैं इलेक्शन के, उसके बाद काफ़ी मायूसी उस तरफ से नज़र आ रही है। कल हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बल्कि हमारे पास है उनका शॉट, सुनवा देते हैं आपको, वो इत्तेहाद के बारे में क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। तो मुझे कम से कम ये इत्तेहाद चलता नजर नहीं आता। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि फैसला तो क़यादत ने करना है। तो मैं तो जो क़यादत के जज्बात हैं उनको देखकर या जो एक कारकुन के जज्बात हैं उनका इजहार ही कर सकता हूँ, बाकी फैसला तो क़यादत की तरफ से होना है और जो होगा कारकुन है मानेंगे। और मायूसी मुझे सियासत से नहीं, मायूसी मुझे इन हुक्मरानों से। खुर्रम साहब आपने सुना हसन मुर्तज़ा साहब को, वो कहते हैं इत्तेहाद चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इस नहज तक कैसे पहुंच गए मामलात? जी ये हर मौके पर इस किस्म की मैं तो इसको मखलूत हुकूमत की हल्की फुल्की मौसीकी कहूँगा। अभी आपके नाजरीन को याद होगा कि बजट के मौके पे कितनी सख्त तकारीर हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तब भी इस किस्म की दबी हुई धमकियां दी जा रही थी। लेकिन जो सियासत की बुनियाद है, जो मंतक है, वो ये है कि जब तक मोहतरम आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में मौजूद हैं, ये इत्तेहाद भी मौजूद है। ये इत्तेहाद मौजूद है, लेकिन कल ये जो क्वेश्चन हसन मुर्तज़ा साहब से किया था मैंने, ये था ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में, और उनके वर्ड्स काफ़ी क्लियर हैं, दबे हुए तो नहीं हैं। काफ़ी ओपनली उन्होंने कहा कि इस पे नून लीग इस ट्रस्ट डेफिसिट का, यही क्वेश्चन अगर मैं नून लीग से करता हूँ तो क्या ओपिनियन है आपका इस ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में? आपने इसको हल्की फुल्की मौसीकी कह दिया। नहीं, देखिए सियासत और ख़ासतौर पर जमहूरी सियासत जो है वो एक मुस्तकिल मुज़ाकरात का नाम है। तो अब जब इंशाल्लाह ये 10 अगस्त को तीसरा जो इसका मरहला है वो मुकम्मल हो जाएगा, हुकूमतें बन जाएंगी, हमें बड़ी खुशी होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें हुकूमत में ज्वाइन करे आज़ाद कश्मीर की।
लेकिन अगर वो अपोजिशन में बैठना चाहें तो वो भी उनकी सवाबदीद है। लेकिन जब ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा और क्योंकि उसके फौरन बाद ही फिर जो कौमी सियासत है यानी पार्लियामान के इजलास दोनों कौमी असम्बली और सेनेट के शुरू होंगे, तो उसमें 14 अगस्त के बाद, तो लिहाजा उसमें फिर ये गुफ्तगू दोबारा से शुरू होगी कि जो भी हैं चाहे वो इंतखाबात के हवाले से या दूसरे पेंडिंग इश्यूज हैं जो कि वैसे तो बजट के वक्त तमाम हल कर लिए गए थे, लेकिन अगर अभी भी कोई गुफ्तगू करनी है आपस में इत्तेहाद को कायम रखने के लिए, तो उसके लिए मुस्लिम लीग नून बिल्कुल तैयार है। अगरचे हमारी इस वक्त जो तरजीह है वो दहशतगर्दी का इस साल जो है फैसला कुन खात्मा है। हमारी तरजीह ये है कि हम आपस में बात करके एक ऐसी मौशी पॉलिसी लेकर आए जिसके नतीजे में मुल्क में जो करोड़ों मर्द और खवातीन है उनके लिए नया रोजगार पैदा हो। उसके लिए हम गुफ्तगू कौमी मामलात ये पॉलिसी इसी सिस्टम के अंदर अपने हवारियों के साथ भी और ऑपोजिशन के साथ भी गुफ्तगू के लिए तैयार है। ये पॉलिसी इसी सिस्टम के अंदर रहकर आएगी, क्योंकि एक तरफ मोहसिन नकवी साहब है वो कहते हैं कि सिस्टम तो अब काम नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ अब पीपल्स पार्टी भी गुस्सा करना शुरू हो गई है, उल्टी गिनती की बातें की जा रही हैं। नहीं देखिए सियासत जो है वो एक बड़ा जालिम खेल है। अब जबकि हुकूमतें जो हैं वो अगले महीने सितंबर में अपनी आधी मुद्दत पूरी कर लेंगी, तो तमाम जो इस मुल्क की चारों सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, अक्टूबर से उन सब की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, बिकॉज वो अपनी आधी मुद्दत पूरी कर रही हैं। तो लिहाजा अब जो है वो अगले इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सबका माइंड इस पर फोकस हो रहा है। और ये भी गालिबन एक वजह है आजाद कश्मीर के इंतखाबात में कुछ ज्यादा गर्मा गर्मी की, कि अब सबको नजर आ रहा है कि जो हाफ वे मार्क है वो सितंबर में हासिल हो जाएगा और उसके बाद फिर जो तमाम ज़हन है वो अगले इंतखाबात पर फोकस होना, उसके लिए फिर पोजीशनिंग भी होगी, तैयारी भी होगी, गुफ्तगू भी होगी, तो वो उसकी जो है वो हर वक्त रहेगा। मोहसिन नकवी साहब का बयान भी सियासी था। खुर्रम साहब आपने कहा सियासत बड़ी जालिम चीज है, दहशतगर्दी और रोजगार। नकवी साहब का बयान भी सियासी ही कंसीडर करती है इस वक्त नून लीग और हुकूमत। जी उनका जो है उनका जाती बयान है और ये बात आपको मालूम है कि DGISPR ने भी इसकी तौसीक की थी कि उनका एक जाती बयान था। लेकिन देखिए मैं नकवी साहब को मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बड़ी संजीदगी से लेता हूँ, लेकिन सिर्फ कहते हैं ना निशानदेही अब काफी नहीं है। अगर उनके ज़हन में कोई एजेंडा है तो उसको उन्हें बाकायदा तौर पे मैं इसी पे डिस्कस करें, सदर मुमलिकत से डिस्कस करें और वो जो एजेंडा है अगर उसके ऊपर एग्रीमेंट होता है तो वो एक कानून साजी की सूरत में काबीना में और फिर पार्लियामान में आना चाहिए। हम इसको ये सारा मामला बड़ा संजीदा है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जी सिस्टम नहीं चल रहा, जिसके वो खुद भी वजीर आला रहे हैं, इस वक्त एक ताकतवर तरीन वजीर दाखिला है, तो उनको फिर पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि अब उन्होंने सूबाई हुकूमत भी देखी है, वफाकी भी देखी है, कि कहाँ वो समझते हैं कि खराबी है जिसको दुरुस्त करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी राय देने के लिए सारे मामले के ऊपर। बालाजी वो कहते हैं हल्की फुल्की मौसीकी है इस वक्त, अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ बयानात भी आ रहे हैं जो अपेरेंटली लग तो रहा है कि बहुत सख्त बयानात है, बड़े संजीदा बयानात है, इत्तेहाद टूटने की बात हो रही है, खुर्रम साहब के मुताबिक वो हल्की फुल्की मौसीकी है। गैस उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी तीसरा मरहला भी बाकी है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान हॉकी टीम की बात करते हैं, पाकिस्तान के नेशनल गेम की बात करते हैं। जनूबी कोरिया के खिलाफ 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज इस वक्त जारी है, जिसमें मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 2 कामयाबी हासिल कर ली हैं और दोनों मैचेस के अंदर 3-1 से कामयाबी हासिल की है। जनूबी कोरिया के खिलाफ इस वक्त ये खेला जा रहा है और आज तीसरा मैच होने जा रहा है, तो हमने मौके का फायदा उठाया क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ये हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि जो कैप्टन है, जो वाइस कैप्टन है, वो यहीं पर मौजूद है, तो उनको क्यों ना मधु कर लिया जाए। आज हमें हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन करें। लेकिन इन मैचेस के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। साउथ कोरिया का क्या आयशा आपको पता है, पिछली 2 दहाइयों में ये पहला बायलैटरल टूर है हॉकी का पाकिस्तान के अंदर। यस, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान FIH 2026 हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहा है, जिस सिलसिले में ये तमाम तर
मैचेस जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो कैप्टन है अबू बकर महमूद, इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है दोनों मैचेस के अंदर। साथ नायब कप्तान हमारे पास राना वहीद मौजूद हैं यहाँ पे, दोनों हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनसे करेंगे हम कुछ सवाल जवाब और कुछ मज़ेदार सी बातें हॉकी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में। तो आप दोनों को कहते हैं वेलकम। और सीधा कप्तान साहब मैं सवाल करता हूँ आपसे कि टीम जो है उसका मोराल इन विन्स के बाद किधर है, और हमारे पास हॉकी, हमारा बीइंग द नेशनल स्पोर्ट, हमें क्यों हॉकी में इतना प्रोग्रेस नहीं नज़र आता जितना दूसरे स्पोर्ट्स में नज़र आता? नेशनल गेम तो है, लेकिन देखा जाए कि जो ममालिक अदर ममालिक हैं वो अभी हॉकी जो वर्ल्ड का सबसे फास्ट गेम हो गया इंडोर गेम छोड़ के। तो अभी आई थिंक जैसे प्रेसिडेंट है, जैसे वानी साहब आए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने आते ही सारा कुछ चेंज करने की ट्राई की है। जैसे फॉरनर कोचेज़ आए हैं, अभी हमारे साथ फॉरनर कोचेज़ हैं 3 से 4, जो उन्होंने आते गोलकीपर कोच, हेड कोच और असिस्टेंट कोच, सब गोलकीपर कोच को लेके आए हैं, वो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे ही अंडर 21, अंडर 18 लाइक के नीचे से लेके ऊपर तक कह लें हॉकी की जो भी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चेंज किया जा रहा है ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें जैसे अदर कंट्रीज़ हैं। जैसे इंडिया थी, इंडिया इस टाइम स्टिल लास्ट 2 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल रही है 2020 और 2024 में, और उनका भी ये सिस्टम था। जैसे ही फॉरनर्स आए हैं तो उनकी हॉकी भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई है। तो आने वाले टाइम में ये है कि इंशाल्लाह नज़र आ रहा है भाई जिस तरह से आप लोगों की परफॉर्मेंस रही है 2 मैचेस के अंदर, हमारी बड़ी उम्मीदें जो है ना वो बन चुकी हैं। राना साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका अभी तक दोनों मैचेस का एक्सपीरियंस एंड आज तीसरा मैच भी होने जा रहा है, हमें पूरी सीरीज़ से फिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? इसी तरह से हमें परफॉर्मेंसेज और विन्स देखने को मिलेंगी? मेरा ख्याल जब हमने ये कैंप में हमने स्टार्ट किया था, जब फॉरेन कोचेज़ आए थे, तो हमें जिस तरह हमने इस 2.5 हफ्तों में ट्रेनिंग की थी, जिस तरह हमने मेहनत की थी और उन्होंने करवाई हमें, तो आई थिंक सो हमें था कि आई थिंक ये स्टार्ट है और ये वाली सीरीज़, क्योंकि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं 10 दिनों में। तो आई थिंक अच्छा मोमेंटम हमारा बना कि आइडिया था कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो एक सबका टेस्ट है एक किस्म का कि मीन्स कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं, कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आई थिंक सो ये इस सीरीज़ के इस 2 मैचों के बाद काफ़ी चीज़ें हमारी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। जो प्रो लीग में हम मैचेस हारे हैं, हमने उन चीज़ों पर काम किया डिफेंसिवली, तो वो इसी इन गेम्स में देखिए हमने दोनों गेम्स में 1-1 गोल कंसीड किया है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हम डिफेंसिवली जो है वो कितना हमने काम किया है कैंप्स में, फॉरेन कोचेज़ ने काम किया, तो वो नज़र आ रहा है। अच्छा, तो ये अच्छा साइन है आई थिंक। टेस्ट की बात की आपने, तो टेस्ट कैसा था? टेस्ट स्ट्रॉन्ग था, टेस्ट वीक था, एक्सपीरियंस कैसा रहा, टेस्ट कैसा था? कोरिया एशिया की हमेशा से एक अच्छी टीम रही है और वो भी अपनी टीम बिल्ड कर रही है एशियन गेम्स के लिए। तो आई थिंक सर वो हमेशा टफ खेलते हैं और बिल्कुल ही उनका पैक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते। तो आई थिंक सर हमारे लिए भी अच्छा है कि जिस तरह वो उनकी प्लानिंग को हमने जिस तरह ब्रेक किया है, तो आई थिंक सो जिस तरह हमारे फॉरेन कोचेज ने प्लान किया, हम लड़के उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये अच्छा सब चीज़ें। अच्छा, आई एम रियली ग्लैड कि आप दोनों ने जिक्र किया कि फॉरेन कोचेस भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। लेकिन अबू बकर, हम पाकिस्तान जो है वो रह चुका है नंबर 1 हॉकी के अंदर। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा निकले हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोचेस मौजूद नहीं थे कि हमें रिलाई करना पड़ा फॉरेन कोचेस के ऊपर, या फिर क्या इसके पीछे आइडिया है कि फ़ॉरेन कोचेस को बुलाया जाए ताकि बेहतर ट्रेनिंग हो सके? देखें, ये चीज़ ना कोचिंग पैनल जो है ना पाकिस्तान में बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, एशिया के बेस्ट कोचेज़ पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन कोई भी एक अदारे को सेट करने के लिए या एक टीम बनाने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग बेल्जियम की बात करें, इस टाइम नंबर 1 पे है। 2008 के अंदर वो पैनल था उनका स्टार्ट हुआ और 2018 के अंदर उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं 10 साल के बाद। तो कहने का मकसद ये है कि जब टीम बिल्ड करनी हो तो वो स्लोली आप लोग काम करते हैं। मोस्टली 18 प्लेयर होते हैं, तो 1-2 का अदल बदल होता रहता है, इन आउट होता है। तो उन लोगों को देखकर मैंने तो ये देखा है कि टीम बनने के लिए टाइम चाहिए, कोच को टाइम चाहिए प्रॉपर, उसके कोच की प्रॉपर टीम होती है। लाइक फिजिकल ट्रेनर चाहिए, गोलकीपर कोच चाहिए, असिस्टेंट कोचिंग चाहिए। और जैसे कि अभी GPS आए हैं, वानी साहब ने आते ही लगाए हैं, और हर प्लेयर की कह लें कि परफॉर्मेंस GPS पे आप लैपटॉप के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होती है कि अबू बकर इतना भाग लिया, अबू बकर की हार्ट रेट इतनी है, इसको भी चेंज करना चाहिए, अभी इसको नहीं चेंज करना चाहिए। लाइक कह लें कि बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, फॉरनर्स करते हैं, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया है। और जैसे एक मैं छोटी सी बात बताऊँ, इससे लास्ट गेम था शॉर्ट कॉर्नर, स्प्लेंडी कॉर्नर जिसे कहा जाता है, तो उन्होंने बाहर एक
टैप रखा हुआ था, जैसे मैंने मैच से चेंज करके आते थे हम थोड़ा पानी वगैरह लिया, थोड़ा फ्रेश हुए, और उसके ऊपर हमने खुद देखना है कि कहाँ स्पेस बन रही है, वो कैसे डिफेंस कर रहे हैं। आज और आने वाले टूर्नामेंट्स और FIH वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी है, तो क्या उम्मीदें हैं और हम क्या उम्मीद है जो लगा सकते हैं? मेरे ख्याल डेफिनेटली सीरीज ऑलमोस्ट हम जीत चुके हैं, क्योंकि हमारे जो पहले 2 मैच ऑफिशियल मैच थे, 3rd मैच एक एज अ प्रैक्टिस मैच है, और 4th गेम जो है वो हमारी जूनियर टीम खेलेगी जो इस टाइम ओमान में है। तो आई थिंक सो कि हमारी अगला मैच जो खेलने जा रहे हैं उसमें भी हम जो हमारी कुछ जो छोटी छोटी गलती हैं जो उनको आज हमारी मीटिंग है उस पर डिस्कशन होगी, आज हमने सुबह ट्रेनिंग भी की है, तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे कि और अच्छा रिजल्ट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आज के मैच के लिए आप दोनों को। अबू बकर एंड राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान राइट नाउ 12th नंबर पर मौजूद है रैंकिंग के अंदर। अगर हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रैंकिंग की बात करें, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह से कामयाबियां समेटे, और ये जो अब तवज्जो की गई है ना कि हॉकी टीम को बेहतर करना है, पूरे सिस्टम को बेहतर करना है, चाहे वो फॉरेन कोचेस के थ्रू हो या इन टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन के थ्रू, आई होप उसके नताइज भी हमें ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएं इंशाल्लाह। अच्छा, नताइज की बात अगर आयशा करते चलें तो सरप्राइजिंग नताइज हमने स्पाइडरमैन कवर किया था और हम लोग एक्सपेक्टेशंस कवर करना चाह रहे थे। एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करते चले तो हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, आप गेस नहीं कर सकते कि कितना बिजनेस किया है इसने। रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। फिल्म ने शुमाली अमेरिका में पहले ही दिन तकरीबन 16.8 करोड़ डॉलर कमा लिए हैं। अब मैं 300 अरब रुपए अगर ट्रांसलेट करूं इसको तो फिर आपको जीरोस वाली मैथ में जाना पड़ेगा कि कितने जीरोस आते हैं। मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है। हम आपको सिर्फ एक अंदाजा देते हैं कि कितना ज़्यादा बिजनेस किया है एक मूवी ने, जो कि उसकी कामयाबी की दलील होती है। अच्छा जी, जितने भी लोग मूवी देखने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं और आकर जो वो बताते हैं तो दिल करता है कि हमें भी देखने के लिए ना ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा ज़रा हम क्रिटिक को बुलाएं, उनके साथ डिस्कस करें कि क्या रीज़न हो सकता है इस फिल्म में इतना ज़्यादा बिजनेस क्यों किया है, क्योंकि भी बहुत सारी मूवीज़ आ चुकी हैं इस फ्रेंचाइज की, स्पाइडरमैन की, तो उनके मुकाबले में इस ब्रांड न्यू डे ने इतना ज़्यादा बिजनेस क्यों किया है, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है फिल्मी नक़ाद है मारूफ राबिया हसन साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं। राबिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं ये जो स्पाइडरमैन की नई अब मूवी आई है इस सीरीज़ की, इसकी वजह क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें? एक्चुअली देखें, जो स्पाइडरमैन का एक कैरेक्टर है वो तो एक ऑलरेडी एक बड़ा बैंकेबल सा कैरेक्टर है, और 4-5 साल के बाद जो लास्ट हमने फिल्म देखी वो एक बड़े एक इमोशनली उससे हमें लोनली देखा, उसको ट्रॉमेटाइज्ड भी देखा उस तरह से। तो लोगों के अंदर एक एंटिसिपेशन ऑडियंस के अंदर थी कि अब इसके साथ क्या होने वाला है, और इसके अंदर क्योंकि मल्टीवर्स का एक स्पेक्टिकल भी है, और जो लास्ट हमने देखी उसमें वो बड़ा बैलेंस भी करते हैं विद द इमोशनल एस्पेक्ट। इसमें भी उसी चीज़ को ही दिखाया गया है, बट दे हैव इंटेंसिफाइड इट मोर। और दूसरा जो मैंने एक ट्रेंड देखा है, जैसा कि आपने ऑडिसी में भी देखा होगा, कि एक जो हीरोइज्म का एक जो एस्पेक्ट है उसको, एक हीरो को उसके अपने कैरेक्टर में एज अ स्ट्रॉन्ग भी दिखाना, बट एट द सेम टाइम वो वल्नरेबल भी होता है, और वो उसकी वो साइड, एक ह्यूमन साइड भी हम देखते हैं। सो ये एस्पेक्ट जो है ये इस स्पाइडरमैन के अंदर भी आपको नजर आएगा कि जो कैरेक्टर है पीटर पार्कर का, वो बहुत ग्राउंडेड है, और वो क्योंकि इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड है, तो आई थिंक ये इस थीम के साथ जो हमारी करंट ऑडियंस जो है ना वो बड़ा कनेक्ट कर रही है, और उनको ये चीज़ें बहुत अपील कर रही हैं इन द करंट टाइम्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक रीज़न हो सकती है इसकी ओपनिंग की। और फिर ऑब्वियसली लोग देखना भी चाहते हैं, टॉम हॉलैंड की ओडिसी भी आई है, इट्स अ ह्यूज सक्सेस, उसको इस कैरेक्टर में दोबारा वो देखना चाहते हैं कि भाई स्पाइडरमैन के साथ अब क्या होने वाला है। एंड एज द नेम सजेस्ट ब्रांड न्यू डे, तो इसमें हम उसकी एक नई साइड जो है। आयशा, इन्होंने बात की है इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड और ग्राउंडेड होने की, तो पीटर पार्कर के साथ अस ब्रो अस, अगर हम फिल्म के बारे में बात करें तो कॉमिक किरदार के काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं। जो कॉमिक बुक्स में हम पीटर पार्कर बचपन से देखते आ रहे हैं उसके करीब नज़र आया ये पीटर पार्कर। तो क्या ये इसकी वापसी है, ये होम कमिंग है पीटर पार्कर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, बिकॉज उसमें वो कहता भी है कि आई एम द न्यू नेबरहुड फ्रेंडली स्पाइडरमैन। सो जियोग्राफिकली इसमें स्टेक्स हमें बेशक थोड़े छोटे नज़र आते हैं, बिकॉज वो न्यूयॉर्क में उसको कन्फाइन उन्होंने कर दिया है। ही इज सिटिंग इन हिज ऑफ, उसका जो भी रूम है
एक छोटा सा कमरा है उसमें वो बैठे है, ओपनिंग इसी तरह से ही होती है। लेकिन उसमें अगेन मैं वही कहूँगी कि एक स्ट्रीट लेवल का जो हीरो है न्यूयॉर्क के अंदर, उसका वो सिर्फ एक उसकी सिटी नहीं है बट इट्स हिज बैकड्रॉप आल्सो, और वो उसकी इमोशनल जो भी सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको बड़ा कंपेयर भी कर लेते हैं ना एवेंजर से, अगर हम इसका मवाजना करें तो उसका ओपनिंग डे का बिजनेस रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस मूवी ने, तो कितनी बड़ी हम इसको कामयाबी कंसीडर कर सकते हैं अगर हम उस कंपैरिजन के तनाजुर में देखें इसको। देखिए एंड गेम में तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने सारे कैरेक्टर, इट वाज काइंड ऑफ अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, और एंड गेम जो है एक कल्चरल इवेंट बन गया था उनका, पूरी दुनिया में जो है बड़ा उसने बिजनेस किया। ये है कि इसके अंदर क्योंकि उतने कैमियोज उस तरह से अपीयरेंसेस तो नहीं है, इसको ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है जो पीटर पार्कर का जो कैरेक्टर है और उसकी क्या इमोशनल स्ट्रगल्स हैं और उसके क्या क्या उसको चैलेंजेस आ रहे हैं ना उसकी पर्सनल लेवल के ऊपर, उस पे ज़्यादा फोकस इन्होंने किया है। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जो हमारे। अच्छा राबिया, हम ये कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन जो है ये एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है, बच्चों के लिए हो या इवन बड़ों के लिए? देखिए इट्स अ फैंटास्टिकल कैरेक्टर, और हमेशा इन कैरेक्टर्स के थ्रू जब कोई भी मॉरल लेसन दिया जाता है तो वो बड़ा अपील करता है, और सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि ये ऐसा कैरेक्टर है जो बड़ों में, टीनेजर्स में, बूढ़ों में, सब में बड़ा मकबूल है। सो डेफिनेटली यस, उससे बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी उससे क्योंकि रिलेट करते हैं, उसकी जो भी स्ट्रगल्स हैं या किस तरह से वो इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड है, उसके क्या क्या उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो वो ज़्यादा एक उसमें एक रियलिस्टिक एक एस्पेक्ट आता है, तो उससे ऑडियंस। राबिया, जो नए कैरेक्टर्स मुतारिफ कराए गए हैं, क्या ये इस फिल्म की मकबूलियत की वजह हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक बड़ा रीज़न है ये? डेफिनेटली इसमें जो नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना, तो ऑब्वियसली वो पिछली स्टोरी को वो रिटेन करते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि उसमें टोटली उन्होंने सब कुछ बदल दिया है, वो सारी वो चीज़ें इसमें है, लेकिन उसके अंदर एक नए कैरेक्टर को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना जिसमें सिर्फ बिकॉज शी इज़ मोर टेलीपैथिक और वो माइंड कंट्रोल करती है, और उस तरह से एक नया चैलेंज पीटर पार्कर को फेस करना पड़ता है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक्शन का स्पेक्टिकल उस सेंस में फिजिकल एक्शन नहीं है, बट अब वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि व्हाट इफ समबडी इज कंट्रोलिंग अदर पीपल्स माइंड, तो फिर क्या होगा। इस तरह से उसको टेलीपैथिक दिखाया है, और उस एंगल से जो है उसका कैरेक्टर जो है ना वो ज्यादा एक क्यूरियोसिटी भी लेके आता है डेफिनेटली फॉर द ऑडियंस कि अच्छा अब ये नेक्स्ट सिर्फ सेडी सिंह नहीं है ना, मार्क रफलो हो गए, जॉन बर्नथल हो गए, वो भी इसमें मौजूद है, उनका कितना आप क्रेडिट समझती हैं इस फिल्म की कामयाबी के अंदर? सारे बहुत बड़े नाम हैं इसमें, जिस तरह ज़ेंडाया है, मार्क रफेलो है, ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं, द ऑडियंस इज फेमिलियर विद दीज कैरेक्टर्स, और जो हैं जॉन, उनको तो अभी वो भी ओडिसी में भी हमने उनको देखा, तो लोग जाहिर है फेमिलियरिटी जब होती है तो लोग देखना चाहते हैं कि अब इस मूवी में इनका जो है कैरेक्टर किस तरह से इवॉल्व होगा, क्या नई डेवलपमेंट होगी, तो ये क्यूरियोसिटी का एक एलिमेंट तो होता है ना जब मूवी आती है। ऑलराइट राबिया, थैंक यू, आपने स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन के इस नए बड़े से स्टेप के बारे में इतने अच्छे तरीके से हमें बताया, और गप अच्छी रही आपके साथ भी। आपने अभी तक अगर नहीं देखा तो आप जाएंगी देखने? मैं डेफिनेटली जाऊंगी, मेरा और भी दिल है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस फिल्म की कामयाबी के पीछे। सबसे पहले तो वो ओडिसी के अंदर ये दोनों ही किरदार मौजूद हैं, टॉम हॉलैंड भी मौजूद है, ज़ेंडाया भी मौजूद है, फिर इस मूवी के अंदर ब्रांड न्यू डे के अंदर जो किरदार मुतारिफ करवाए गए हैं बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीकेंड के लिए प्लान कर लीजिए, मैं तो वैसे कर रही हूँ प्लान कि मुझे जाना चाहिए। ये एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। हाय जी व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और अब जिस बारे में हम गपशप करने लगे हैं उससे आप भी रिलेट करते हैं, हम भी रिलेट करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के फर्स्ट एक्सपीरियंसेस, बी इट गुड और बैड, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है जहन में आयशा कि क्यों ये फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ना भूलने वाले होते हैं? क्यों? उसका जवाब तो हम एक्सपर्ट से डेफिनेटली जानेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हम बड़ी वर्जिन कॉग्निशन की हालत में इस दुनिया के अंदर आते हैं, और जब हम सीख रहे होते हैं उस वक्त जो एक्सपीरियंसेस हमारे जहन में जाते हैं वो अपने नक्श छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम आगे आने वाले एक्सपीरियंसेस, चाहे वो लोग हों, उनके साथ ताल्लुक हो, उसको हम परखते रहते हैं उन पुराने नक्श शुदा एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई कैन बी रॉन्ग, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में सबसे पहले जो आपको एक्सपीरियंस होते हैं, लव एट फर्स्ट साइट कह लें, किसी से मिलकर किसी का अच्छा लगना, या फिर अगर आपको वो कहते हैं ना पहली पहली मोहब्बत कभी भी नहीं भूलती है, तो हम इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है। यंग
लोग जो होते हैं उनके शौक इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कैसे होते हैं, चाहे वो मुकम्मल हो या पूरा कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन वो हमेशा याद रहते हैं, याद रह जाते हैं। ठीक है, पहली पहली दोस्तियाँ आपको याद रह जाती हैं जो स्कूल के अंदर रहती हैं, पहले पहले टीचर्स आपको याद रह जाते हैं हमेशा के लिए। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में इस वक्त हु बेटर देन हर टू आस्क दीज क्वेश्चंस, साइकोलॉजिस्ट जो समझे कि आपके जहन के प्रोसेसेस क्या हैं, ताकि हम उनसे समझ सकें कि ये तजुर्बात और जज्बात क्यों इतने स्ट्रॉन्ग और छप जाते हैं हमारी अकल में। फरज ज़रीन साहिबा मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंसेस गुड और बैड, एक बड़ी मेमोरी छोड़ जाते हैं, रह जाते हैं साथ। माहिर नफ्सियात जो होते हैं उनके साथ भी ये वाले मसाइल होते हैं कि उनको याद रह जाते हैं वो वाले मसाइल, या फिर आपके पास कोई गुर होता है कि आप भूल सकते हैं? हम भी ह्यूमन बींग्स हैं और क्लाइंट्स को डील करने के बाद हमें भी एक ऐसा इंसान चाहिए होता है, हम भी अपनी थेरेपी करवाते हैं। थेरेपी नहीं, मैं पूछ रही हूं कि वो पहले एक्सपीरियंसेस आप लोगों के पास ऐसा कोई गुर होता है कि आप कहें कि पता है गुर इसलिए होता है कि हमें पता होता है कि इसके पीछे बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजी क्या है, न्यूरो साइंस क्या है, जो एक आम इंसान को नहीं पता होता है। तो हमें भी बताइए ना, इसलिए तो हमने आपको बुलाया। जैसे अभी मुजम्मिल डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ से ये इमोशंस आते हैं और हम क्यों नहीं भूल पाते और ये क्यों याद रहते हैं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हमारे ब्रेन में हमारा पूरा ब्रेन प्रोसेस करता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल बेसिकली हमारा ब्रेन करता है। अमेगडला हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और अमेगडला अच्छे या बुरे दो तजर्बात हम जिंदगी में लेते हैं। अच्छे वो शायद भूल जाता है बट बुरे तजर्बात वो नहीं भूलता। एक्सप्लेन अमेगडला, ये है क्या? ये अमेगडला एक हमारे ब्रेन में एक पार्ट है, ओके, जो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिम्बिक सिस्टम है। अब ये लेमैन को इतना नहीं पता, हमने चूंकि स्टडी किया हमें पता है हमने अपने अमेगडला को बुरा अगर वो याद रखता है तो उसको हमने अच्छे की तरफ कैसे लेकर आना है। सो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लेकिन हम बुरे को ज़्यादा याद रखते हैं। अच्छे भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं मगर हम बुरे को ही याद करते हैं तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, स्ट्रेस में जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर अच्छी याद है, अगर किसी प्यारे शख्स की अच्छी बातें आपको याद आ रही हैं, दिल को तब भी टीस उठती है जी दिल में, ठीक है। और अगर कोई ऐसी मेमोरी है कि जो दर्द वाली मेमोरी है तो वो तो जाहिर बात है तकलीफ होगी। क्यों अच्छे और बुरे दोनों पे कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स एक ही है जिसको हम दर्द कहते हैं? दर्द खुशी में भी होता है, तकलीफ में भी होता है और दर्द दूसरी तरह से भी होता है, पेन होता है। ट्रॉमा बॉन्ड क्या है? आप अपने ही पार्टनर के साथ तकलीफ की दर्द में एक अपने आप को फील करते हैं कि हम बन चुके हैं। ट्रॉमा बॉन्ड लाइक आप एक पार्टनर के साथ नहीं, ये बहुत आजकल तो नार्सिसिज्म बहुत कॉमन है। अब ये ट्रॉमा बॉन्ड क्या है? आपका पार्टनर आपको तकलीफ दे रहा है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ एडिक्ट हो चुके हैं। ये एडिक्शन भी कहीं हमारे ब्रेन में प्रोसेस होता है, बायोकेमिस्ट्री है, इंसान की भी एडिक्शन होती है। इसीलिए हम पहली मोहब्बत, पहली कामयाबी, पहली नाकामी नहीं भूलते, क्योंकि हम एडिक्ट होते हैं। और क्यों नहीं भूलते? क्योंकि हम बार बार उसको याद करते हैं और जो चीज़ रेपिटिशन में याद की जाती है वो हमें आखिर तक याद रहती है। थोड़ा सा और डीप जाते हैं, हमारे साथ माइंड साइंसेज एक्सपर्ट डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, अहमद फराज की अगर अल्फाज में कि अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, अव्वल अव्वल की मोहब्बत हो, अव्वल अव्वल की दोस्ती हो, अव्वल अव्वल के एक्सपीरियंसेस हों, इतना गहरा असर क्यों छोड़कर जाते हैं हमारे ऊपर? हम क्यों नहीं भूल पाते उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, अगर एक बोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हो तो बड़ा मुश्किल है डिस्टिंग्विश करना कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। लेकिन जब स्लेट खाली हो तो मन इसे पिक कर लेता है कि एक जुमला लिखा हुआ है। ये जो इनिशियल एक्सपीरियंस होता है, बच्चा जब दुनिया में आता है तो उस वक्त उसकी स्ट्रेंजली वो चीज़ों को समझता है विदाउट वर्ड्स। बेसिकली अब इस वक्त हम जब कभी किसी चीज के बारे में सोचते हैं, पास्ट में या फ्यूचर के बारे में, तो वी ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ वर्ड्स। हम लैंग्वेज को यूज करते हैं किसी चीज को सोचने के लिए। बट जब बच्चा दुनिया में आता है, जब वो बोल नहीं सकता, जब उसके अल्फाज का नहीं पता, जब उसके लैंग्वेज की नहीं पता, तो वो बच्चा जो है विजुअली विदाउट वर्ड्स सोचता है उसके जहन के अंदर। ये इसकी इनिशियल मेमोरी बनती है। अच्छा, मेमोरी का एक चीज याद रखें, जितनी गहरी मेमोरी होगी उतना गहरा इमोशन होगा। इसीलिए आप कहें ना कि पहली मोहब्बत, इसलिए कि वो रॉ होता है इंसान, उस वक्त उसे किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो वो रॉ हालत में जो पहली मोहब्बत की इंटेंसिटी होती है, वो इमोशन की वजह से वो मेमोरी याद रहती है।
लेकिन एक अजीब गरीब चीज होती है। जो लेटेस्ट रिसर्च है न्यूरो साइंस वगैरह में, उसमें कहते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या कोई स्टिमुल मिलता है बाहर की बैरूनी दुनिया से, कोई स्टिमुलस मिलता है, किसी को देखा, किसी की आवाज सुनी, तो इससे पहले कि हम रिस्पॉन्ड करें हम एक स्टोरी बनाते हैं। बड़ी क्विकली होता है। ये स्टोरी बेस्ड होती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर। उस स्टोरी के अंदर हम एडिट करते हैं, तरमीम करते हैं, कुछ चीजें डिलीट करते हैं, कुछ चीजें ऐड करने के बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यह पता ये चला कि हम अपनी ओरिजिनल मेमोरी को स्टोर कर उसको कंटिन्यूअसली एडिट करते रहते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। और इसकी वजह से हमें या तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर जिंदगी में हमें कामयाबी मिलती है। तो ओरिजिनल जो मेमोरी हमारी है, जिसमें इंटेंस इमोशंस हैं, वो मेमोरी सारी जिंदगी हमें याद रहती है। और इसके बारे में ये कहते हैं कि जब सबसे पहले जो चीज हमारे पास आती है छोटी एज में, वो हमें सजेशंस आते हैं, मशवरा आता है, माँ बाप, स्कूल वगैरह, वो मशवरा कन्वर्ट होता है इमोशंस के साथ। अगर माँ बाप ने कहा है तो इमोशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, टीचर ने कहा है तो इमोशन बहुत स्ट्रांग हो गए, अगर किसी चलते फिरते स्ट्रेंजर ने कहा तो वो इमोशन स्ट्रांग नहीं हो गए, वो मेमोरी स्ट्रांग नहीं होगी। तो मेमोरी का ताल्लुक इमोशन से, इमोशंस का ताल्लुक उन लोगों से जिनको आप ट्रस्ट करते हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं। तो इसलिए इनिशियल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वो एडिट होते होते अगर उम्र के इस हिस्से में मैं पिछली मेमोरी के बारे में सोचूं तो शायद मेमोरी तो मेरे पास होगी मगर उसमें इमोशंस कम होंगे, इसलिए कि वक्त के साथ साथ तो इमोशंस। ये इनिशियल मेमोरी जब हम कहते हैं डॉक्टर साहब, तो हम किस एज तक की बात कर रहे हैं? वो 4 की स्टेजेस हम जानते हैं कि पैदाइश से लेकर 13, 14 साल, 15 साल तक जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं, इसके अंदर कौन सी स्टेजेस इंपॉर्टेंट है? कहाँ तक हम कह सकते हैं कि यहाँ तक हमारे इनिशियल एक्सपीरियंसेस बन रहे हैं जिनकी बेस पर हम बाकी की जिंदगी को देखेंगे या परखेंगे? फर्स्ट 7 years of your life as a child, उस वक्त आपकी पूरी शख्सियत बन चुकी होती है। उसके बाद जिंदगी में अगर मैं आपसे कहूं कि 7 साल के बाद वी डोंट लर्न एनीथिंग न्यू, नई इंफॉर्मेशन आती है, वो हमारा ब्रेन उस 7 साल की जो प्रोग्रामिंग है उसकी बेसिस पे या तो उसको डिस्टॉर्ट करता है या उसको डिलीट करता है या उसको, ये 3 गेट कीपर्स होते हैं कॉन्शियस डोर के ऊपर। तो या तो हम उसको जर्नलाइज करते हैं या हम उसको डिलीट करते हैं या हम इसको डिस्टॉर्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्या ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है, इस शख्स से दोस्ती फायदेमंद है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना बेहतर है, ये करियर चुनना बेहतर है, ये सारा सिस्टम हमारे ब्रेन करता है बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ 7 years। तो कहते हैं कि 7 साल से पहले तो उसूलन आपको बच्चे को स्कूल में दाखिल ही नहीं कराना चाहिए, मिनिमम 5 साल तो रखें, ताकि वो जो एक्चुअल शख्सियत है बच्चे की, जो पर्सनैलिटी है, जो घर में डेवलप होती है 5 से 7 साल या 5 साल के दरमियान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आगे फ्यूचर में इंटरेक्ट करना लोगों के साथ और जिंदगी गुजारने के लिए वो बेसिक जो पर्सनैलिटी। डॉक्टर साहब, वो बच्चा भी बैठना शुरू नहीं करता तो वो उसके सामने ना फोन रख दिया जाता है कि चलो मसरूफ रहेगा बच्चा, फोन के अंदर वो बेबी शार्क वगैरह देखता रहे और वो नंब हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से मैं जाना चाहूँगा फरीद साहिबा के पास इस पॉइंट को लेके कि जो पहले 7 साल हैं और उसी के अंदर सब कुछ बन रहा है, मतलब आपके प्रोसेसिंग मैकेनिज्म सेट हो चुके हैं, बाकी की चीज़ों को आप उस बेस पे डील करेंगे जो भी कुछ आपके पास आएगा नया। फर्स्ट एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए क्या ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जब हम आइडेंटिफाई कर लें कि मुझे डांट पड़ी थी, मार पड़ी थी या कोई तकलीफ हुई थी, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कि एज अडल्ट हम अपने किरदार में बेहतरी ला सकें, हम रियलाइज़ करें कि ये पॉइंट है, अब हमने इम्प्रूव करना है। क्या ये पॉसिबल है चेंज या इम्पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना सीखें। ये जो हम आंखें बंद कर लेते हैं ना अपने इमोशंस से और अपनी फीलिंग्स से कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हो रहा, सबसे पहले तो एक्सेप्ट योरसेल्फ। जब आप एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, सो व्हाट, हो गया ना, बुरा हो गया, इट्स ओके, मैं इसको आई विल ट्राई टू मैनेज। दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस, जो हर इंसान को सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ज़रूर देनी चाहिए अगर इफ़ यू वांट टू लिव इन अ वेरी पॉजिटिव वे। जब आप ये करते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं कि कुछ भी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, मैंने पॉजिटिव रहना है। सही। उससे क्या होगा? इज इट पॉसिबल ह्यूमनली? ये पॉसिबल है? व्हाई नॉट? डिप्रेशन कैसे ट्रीट होता है? डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली ट्रीटमेंट होता है थेरेपीज के थ्रू।
मेडिकेशंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कोई मेडिकेशन इंड्यूस नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ पॉजिटिव, हम उस इंसान को बेसिकली ये सिखाते हैं कि तुम डिप्रेस इस वजह से हो कि तुम्हारे साथ ये हुआ, एक्सेप्ट इट, बर्दाश्त करो, एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना, नहीं कर पाते वो फिर ना एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ क्यों चले जाते हैं? अगर पॉजिटिव रहना ही हल है, थेरेपी ही हल है, तो हम फिर ये कहें कि थेरेपी फेल हो गई अगर किसी ने एक्सट्रीम मेजर ले लिया तो? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ थेरेपी नहीं चलती ना, उस इंसान के माहौल भी चल रहा है। आप थेरेपी लेते हो 1 घंटे की, वापस वो जाता है उसी एनवायरनमेंट में। अगर एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, अगर फैमिली मेंबर्स चेंज नहीं हो रहे, अगर उसकी सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो रहे, मैं कहती हूँ आप एक्सेप्ट करें। घर वाले कहते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बार बार उसको उसकी याद में वो चीज़ लाई जाती है कि तुम हो ही गलत, तुम नाकाम हुए हो, तुम अब क्यों नहीं भूल पा रहे। सो मेरी थेरेपी या ये क्लैश आ गया ना। सो उस इंसान के एनवायरनमेंट को चेंज करना, उस शख्स का खुद अपने आप को मोटिवेट करना वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। सेकेंडली ये कि आप जब खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप ये कहें कि अब मुझे करना क्या है। अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स और नेगेटिव फीलिंग्स को लिखना शुरू करें। ये तो बहुत यूनिवर्सल लॉ है कि जब आप अपनी नाकामियों को या आप किसी भी जिंदगी के ऐसे फेज को लिखना शुरू करते हैं, 50% आपका प्रॉब्लम वहीं पर हल हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अच्छी यादें हैं बचपन की डेफिनेटली वो तो कोई नहीं भूलना चाहता, लेकिन अगर कुछ ट्रॉमास वगैरह आपके साथ बाउंड हो गए हैं बचपन के साथ ही, आपके जहन में रुक गए हैं, तो क्या कोई ऐसा मेजर है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान निकल सके उन ट्रॉमास से? अच्छा, वो आपने एक तो इन्होंने बात बड़ी खूबसूरत की, लिखने वाली बात की, लिख लिया करें। एक तौरात में एक इबारत है जिसका इंग्लिश में तर्जुमा है, दाउ शैल बी रिटन दाउ शैल बी डन। जो चीज़ लिख दी जाती है वो हो जाती है, यानी वो ठीक होना शुरू हो जाती है या अचीव होना शुरू हो जाती है। इसीलिए टेस्ला की 369 की जो थ्योरी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहरहाल इस वक्त देखें, मैंने आपसे कहा कि सजेशन मिलता है किससे? माँ बाप से, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनको हम बिलीव करते हैं। वो सजेशन इमोशंस के साथ होते हैं। वो इमोशंस हमारे एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। एटीट्यूड बिहेवियर बनाता है और बिहेवियर हमें या तो कामयाब करता है या नाकाम करता है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक 30 साल का शख्स है जिसका बचपन में कोई ट्रॉमा है और वो उसे आगे प्रॉब्लम हो रही है जिंदगी के अंदर फैसला करने की, बड़े अथॉरिटी के सामने बात करने की, घबरा जाता है। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका सबसे फास्टेस्ट इलाज जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने इसकी स्टडी के बारे में बताया, जिसकी मेरे पास रिपोर्ट है, वो ये है कि अगर उस शख्स को हिप्नोसिस के जरिए रिग्रेस कराया जाए, यानी पीछे की तरफ ले जाए। लेट्स से वो इनिशियल ट्रॉमा 4 साल की उम्र में हुआ है, 5 साल की उम्र में हुआ, जब वो ट्रॉमा रिलिव करता है, याद रहे वो ट्रॉमा जो उसको याद नहीं होता, आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, तो क्या करता है? आपकी बचत के लिए वो ट्रॉमा आप भूल जाते हैं। अब आप बड़े हो गए, इमोशंस और फीलिंग आ रहे हैं उस ट्रॉमा से, आपको याद नहीं है कि क्यों हुआ, आज मैं इस शख्स से डरता क्यों, ये शख्स की जो नाक है ना, ये नाक देख के मुझे बुरा क्यों लग रहा है, या इसकी आवाज मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती, आपको नहीं पता चलता। बेसिकली फीलिंग्स आपकी आ रही है उस ट्रॉमेटिक इवेंट से। तो जब आप उसे रिग्रेस करते हो, उस एज में पहुंचते हैं जहां वो इवेंट से वो गो थ्रू हुआ, वो ट्रॉमा रिलिव करता है। जब वो रिलिव करता है तो इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है। इसको हम कहते हैं इमोशनल लेवल चेंज हो जाता है। जैसे ही वो लेवल चेंज हो जाता है, अब उस शख्स को उस चीज में डिफिकल्टी नहीं है, लोगों को फेस करने में, डिसीजन मेकिंग में, ना कहने में, असर्टिव होने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बड़ा फास्ट है, मगर ये हर एक के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हिप्नोसिस लाइक सर्जरी, यू हैव टू प्रिपेयर अ पर्सन बिफोर ही गोज इनटू हिप्नोसिस। तो उसके अलावा सीबीटी बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे भी बड़ा फायदा होता है। गेस्टाल्ट थेरेपी होती है, ड्रामा थेरेपी होती है, कई चीजें हैं। मगर इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि साइकोलॉजिस्ट के पास आप 1 घंटा गए, उसके बाद आप घर गए, अब वही इन्वायरमेंट, वही ताने, वही बातें, तो एग्जैक्टली वो सारा जो असर होता है थेरेपिस्ट का, जब तक विल नहीं होगी अपने आप को तब्दील करने की, तो आप जितनी मर्जी थेरेपीज ले लें, आप नहीं कर सकते हैं। लास्ट 30 सेकंड्स हमारे पास। अच्छा, एक लेमैन जो इन चीज़ों को समझ सकता है कि हम बुरी यादाश्त को, बुरे तजर्बात को कैसे भूल सकते हैं, क्या भूल भी सकते हैं? बिल्कुल भूल सकते हैं, 100%। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में जो जिस जगह, जिस हाल में आप रह रहे हैं ना, बस उस पे आप रहें। माजी को छोड़ दें,
क्योंकि अगर आप माजी को याद करेंगे तो डिप्रेशन होगा, अगर आप फ्यूचर को याद करने बैठेंगे या उसकी बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, मैं ये करूँ, वो उससे आपको एंग्जाइटी होगा और एंग्जाइटी लीड्स टू पैनिक। जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट, इससे आप फौरन, जी बिल्कुल, आपके जो बैड एक्सपीरियंस। मुईस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुईस साहब। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इंसान भूलता नहीं है, बेसिकली इसको रिफ्रेम करते हैं, यानी तस्वीर का फ्रेम चेंज कर दिया, तस्वीर वही है, अब देखने का अंदाज चेंज हो जाएगा। तो ब्रेन कैन नॉट फॉरगेट बिकॉज अनटिल हिज न्यूरॉन्स आर डैमेज, पॉसिबली कि इंसान भूल जाए, तो हम उसको दूसरा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वर्ड रिफ्रेमिंग द ट्रॉमा इनटू समथिंग पॉजिटिव। हम तो समझते हैं कि इंडिपेंडेंट फैकल्टी है, ब्रेन और मेमोरी, इसके ऊपर जोर नहीं चलता, बट अगेन बहुत अच्छी आपने बात की, आप देखने का जाविया तब्दील कर सकते हैं जिससे आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईस हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड फरहत आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जिद्दू कृष्णमूर्ति वो कहते हैं कि जिस दिन आप बच्चे को किसी परिंदे का नाम बताते हैं ना, उसके बाद से वो परिंदे को कभी नहीं देखता, वो सिर्फ उसके नाम के जरिए ही उसको देखने की कोशिश करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू के 6 से 7 साल बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, उनके हाथ में फोन दे देना, ये आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। जी, एक छोटा सा जुमला कि जो कॉन्फिडेंट लोग देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम, जो जिंदगी में लोगों को फेस करने वाले, सिचुएशंस को फेस करने वाले, थैंक योर पेरेंट्स कि उन्होंने जो पहली यादें आपको दी हैं वो कॉन्फिडेंस से भरपूर थी, इसलिए दुनिया की नेगेटिविटी आप पे असर नहीं कर सकती, चाहे आप जितने मर्जी लेग पुलर्स का सामना कर लें इस दुनिया में। गॉड स्पीड, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, प्यार से बात कीजिएगा, ट्रॉमा में से निकालने में पेश काम कीजिएगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं तो फिर होती है मुलाकात। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने आपके साथ एक रिसर्च शेयर की थी कि किस तरह से आप अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी ठीक रहे, चलती फिरती रहे, और जब जितनी भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है ना, तब तक आप किसी के मोहताज ना हो। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो एक्सरसाइज, जिम जाना वगैरह, रनिंग करना, ये सब कुछ, लेकिन एक और भी है जो कि बहुत ईजी है, जो बहुत लोगों को पसंद भी आता है। एट द सेम टाइम आपको किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठकर भी कर सकते हैं अगर आपको वाकई में योगा करना आता है तो आज हम योगा के बारे में बात करने लगे हैं कि योगा के फ़वाइद कौन कौन से होते हैं। क्या ये सिर्फ रिवायती मुशाहिदात तक, यानी कि ऑब्जर्वेशन तक महदूद है, या फिर इसके पीछे कोई साइंसी हकीकत भी है कि जो ये साबित करती हो कि इससे वाकई में फ़ायदा होता है? आज हम इसके बारे में बात करने लगे हैं। आज हम इसके बारे में बात करने लगे और हमारे पास आलिया आगा हमें स्टूडियो में ज्वाइन करी हैं, जो योगा एक्सपर्ट भी हैं और योगा ट्रेनर्स को ट्रेन भी करवाती हैं। तो हम इनसे गपशप करेंगे सेफ्टी मेजर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ योगा के बारे में, आपकी एज पे आपके लिए कौन सा पार्ट बेहतर रह सकता है और क्या वर्कआउट्स हैं कि जिनसे इज्तनाब करना चाहिए। तो लेट्स गेट ऑन विद आवर डिस्कशन। आलिया आगा को वेलकम करते हैं हम। वेलकम टू आवर शो एंड जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। अब योगा जो है, इसके फ़वाइद क्या हैं? योगा के बारे में जो इनपुट हमें मिलता है इंटरनेट वगैरह से, उससे हट के थोड़ा सा, व्हाट इज़ योगा फॉर द लेमैन? देखिए, नज़र नहीं आता। इट्स समथिंग दैट यू गो थ्रू स्ट्रेसफुल पीरियड्स। आप हर रोज़ स्ट्रेस में होते हैं। आपने बच्चों को उठाना है, बच्चों को छोड़ना है, आपने टाइम पे पहुंचना है, दफ्तर में आप बैठे हैं, आपकी टू डू लिस्ट है, ये स्ट्रेस जो है ये चलता रहता है, राइट? तो ये हमें नज़र नहीं आता। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, हम सोचते नहीं कि ये शायद दिस इज़ हाउ यू लिव। लेकिन हर रोज़ स्ट्रेस आपकी बॉडी में एक नॉट बनाता है, एक गिठान बनाता चला जाता है, जिसे हम, एक ख़ास लफ्ज़ है योगा में जिससे उससे हम पुकारते हैं। और उस नॉट को खोलने के लिए चंद तरीके हैं। तो जो एक बहुत बेसिक तरीका है, उसे हम एट द एंड ऑफ द क्लास जब लोगों को रिलैक्स करवाते हैं तो उनसे रिलैक्स भी नहीं होता, लेकिन जब वो रिलैक्सेशन की टेक्निक को थोड़ा सा स्टेमिना अपना बना लेते हैं, क्यों रिलैक्सेशन में भी स्टेमिना चाहिए, ना सिर्फ एक्सरसाइज में स्टेमिना चाहिए, रिलैक्स होने के लिए स्टेमिना चाहिए, हम रिलैक्स नहीं हो पाते। सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू टेल योरसेल्फ, आई अलाउ माई सेल्फ टू रिलैक्स। Calm down. नो, यू हैव टू अलाउ योरसेल्फ, यू नो, पहले अपने आप को इजाज़त दें तो फिर आप रिलैक्स करेंगे। तो जब वो रिलैक्स करते हैं तो आप मतलब हैरान हो जाते हैं कि कहाँ स्ट्रेस है। ये नॉट्स की बात करके ना आपने पेन पॉइंट छेड़ दिया मेरा। कॉमन नॉट्स बॉडी के अंदर कहाँ बन सकती हैं अगर स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा हो आपकी बॉडी के अंदर, एंड देन अनटाई उनको कैसे करना है? सो देयर वेरियस मेथडोलॉजीज, और ये तो बहुत बाद में होती हैं, पहले बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जिस्म के वेरियस हिस्सों में, जो कंडीशंस की तरह से आ जाती हैं, जैसे IBS हो गया।
IBS का ट्रीटमेंट जो है वो जॉ से होता है, फॉर एग्जांपल जॉ से डायरेक्टली रिलेटेड है। जिनको IBS होगा वो आमतौर पे टीथ ग्राइंडिंग रात को करते हैं। सो मुझे याद आ गया। सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू इट एंड अप्रोचेस कि कौन सी चीज़ किस तरह से, जिन लोगों को बहुत फियर मिला होता है, जो बहुत ट्रॉमेटाइज इन्वायरमेंट में रह चुके होते हैं, जहाँ माहौल बहुत घर का स्ट्रेस में है, जहाँ पेरेंट्स की लड़ाइयाँ हैं, उनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा, तो उनके यहाँ उसमें दूसरे नोट्स होंगे, उनकी दूसरी बीमारियों के अलामात होंगे। सो यू हैव टू रियली रिकग्नाइज, ये बहुत बड़ी साइंस है। आपने शुरू में कहते थे साइंस बात की और आपने ट्रॉमास की बात की कि जो स्टक होते हैं और हमें बीमारियों की सूरत में वो पहले नजर आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा ये बताते चलें कि जो हमारे पास वेट लॉस है, क्योंकि एक एज के बाद उसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, योगा बेहतर है क्या रनिंग बेहतर है, या योगा हमें डैमेज कम करता है? इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। बॉडी को भी वैरायटी चाहिए, बॉडी के भी बहुत से मसल्स हैं, बॉडी की बहुत सी मूवमेंट्स हैं, बॉडी की बहुत सी नीड्स हैं। तो सम दिस इज गुड स्ट्रेस, एक्सरसाइज इज अ गुड स्ट्रेस। सो इफ यू आर रनिंग इन एट योर एज, यू कैन रन, यू नो, सो इट्स गुड फॉर यू। He does, by the way. Yeah, that's good for you. But after like maybe when he's 60, 70, he may not run at अच्छा आलिया, कौन सी एज के लिए बेहतर है योगा? के यंग लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, ओल्ड एज के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है? एंड देन जब आप योगा कर रहे होते हैं, मैं भी कभी कभी कोशिश करती हूँ, क्या ये मेडिटेशन किससे करीब तरीन है, हम इसको कह सकते हैं? मेडिटेशन जरा एडवांस्ड टेक्निक होती है, लेकिन मेडिटेशन अगर आप ना भी कर सके तो हमारे उसमें जैसे कहते हैं कि नमाज इज़ अ वेरी गुड मेडिटेशन। और हायर टेक्निक्स हैं ये, ज़रा मेडिटेशन में आप थोड़ा सा माइंड को खाली करना बहुत मुश्किल है, इसकी बहुत लेवल्स हैं ट्रेनिंग के। तो जिसे कहते हैं ना एम्प्टी योर माइंड इज इम्पॉसिबल। अच्छा, अब सेफ्टी मेजर्स की अगर बात करते चलें, बिकॉज हेड स्टैंड है और मुख्तलिफ पोस्चर्स हैं, ये ना इकसाम कितनी होती हैं ये समझने की कोशिश कर लेते हैं ना पहले कि हाँ योगा की कितनी इकसाम होती हैं? योगा एक ही है, जो क्लासिकल योगा है वो एक ही है, उससे बाकी सारी शाखें निकली हैं। तो कोई तेज है, कोई स्लो है, कोई घुटनों को देखता है, कोई थेरेपी है, कोई विन्यासा है, कोई पावर योगा है, कोई हॉट योगा है, ये सब उसी की किस्में हैं। यही योगा को मैं टेम्परेचर हाई कर दूं तो हॉट योगा बन जाएगा। इसी योगा को मैं रेपिटेटिव में ले आऊं, इन्हीं पोस्चर्स को मैं रेपिटेटिव ले आऊं तो पावर योगा बन जाएगा। ठीक है ना जी। अगर मैं मॉडिफिकेशन थोड़ी सी ब्लॉक्स और रोप्स के साथ करूं तो वो थेरेपी योगा बन जाएगा। सो योगा डज नॉट चेंज, द बॉडी मूवमेंट्स डोंट चेंज, आवर बॉडी हैज इमेंस कैपेसिटी। ये तो मुझे बाद में पता चला, हम तो इस चीज़ को एक्सपोज ही नहीं होते पाकिस्तान में, लेकिन इतनी कैपेसिटी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा, एडवांस योगा मुझे हमेशा से इंट्रीग करता है कि एडवांस योगा क्या चीज़ है, और एडवांस योगा के लिए किसकी तरफ देखें? एडवांस योगा डायरेक्शन कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या होता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जितना मैंने इसमें अरसा रहा है, माई एक्सपीरियंस सेज एज वेल एज माई टीचर्स यूज्ड टू से कि जो योगा है वो बेसिक जो फाउंडेशनल योगा है उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। एडवांस पोस्चर्स जिसे हम कहते हैं, जो टांग पीछे कर ली या आपने स्प्लिट्स में चले गए या फिर हैंड स्टैंड, ब्रिज पोज इज नॉर्मल में आता है, लेकिन जैसे तो कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जिसमें आपको टेक्निक की बहुत ज़रूरत है। सो यू शुड नॉट ट्राई देम ऑन योर ओन। और कुछ कैपेसिटी हमारी होती नहीं है क्योंकि हम इतने लेट आते हैं योगा पे, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेशनल योगा भी कहते हैं। ब्रिजनी, मैं एक्चुअली कार्टव्हील कहना चाह रही थी, मैं ज़रा सेफ्टी के बारे में बात करना चाहूँगी। क्या योगा करते हुए भी हमें कुछ मेजर्स हैं सेफ्टी के वो लेने चाहिए, या फिर योगा इज सेफ? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान में वी आर ट्राइंग टू प्रमोट कि जो भी योगा करें, हर फिज़िकल ट्रेनिंग के उसमें आपके पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है जी। सो सर्टिफिकेशन आप सबसे पहले टीचर से कहें कि जी प्लीज़ मुझे आपकी सर्टिफिकेशन देखनी है। दूसरा ये है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस आर रियली नॉट वेरी गुड। ठीक है। सो whenever it comes to physical training, this must be hands-on training जिनकी उनकी हुई भी हो। हमने कोई 150 से ज़ायद लोगों को ट्रेन किया है, और आप उनकी पूरे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड फ्रॉम अदर सिटीज़, तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं माशाल्लाह से। लोगों के अपने स्टूडियोज़ हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर नॉट ओनली अर्निंग, दिस इज़ ऑल्सो अ स्किल in a way, क्योंकि उनकी इसमें इज़ अ वेरी हाईली पेड सॉर्ट ऑफ अ स्किल, और बहुत कम आप 1 घंटा
हफ्ते में 3 दफ़ा करें तो आपको एनीवेयर फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख 1.5 लाख योगा से लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, अगर उनके बारे में हम लोग बात करें और उनके बारे में हम लोग इंडल्ज करें, तो वो किस तरह के चेंजेस होते हैं? मूड में होंगे, टेम्परामेंट में होंगे, हेल्थ में होंगे, पहले चेंजेस होंगे, किधर हमें किस तरह से नजर आएंगे? देखिए, इट इज़ अ माइंड साइंस, पहली बात तो ये है, ठीक है ना, क्योंकि माइंड आपका ब्रेन कंट्रोल करती बॉडी को, ठीक है जी। तो जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी जैसे हो गई, उसमें सबसे पहले आपकी लंग्स की कैपेसिटी की बात नहीं है, आपकी ब्रेन केमिकल्स को वो स्टिमुलेट करता है। योगा जो है वो विद इन अ वीक आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। यू विल फील कामर, योर थिंकिंग विल बी क्लियरर, ब्रेन फॉग नहीं होगी, यू विल नो व्हेन यू आर स्ट्रेस एंड व्हेन टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस, यू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस। तो हमारे लाइफस्टाइल को वो तब्दील करना शुरू करता है। बॉडी चेंजेस एज यू सेड 2 से 3 महीने मिनिमम, लोग ज्वाइन करते हैं 1 महीना, भाई की शादी है 1 महीने के बाद तो बस पतला हो जाऊं मैं। तो 1 महीने के अंदर भी हो सकता है। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कर दी और बहुत लोगों को सुन के ना थोड़ी तसल्ली भी हुई होगी कि अगर 1 महीना है किसी की शादी में तो आप योगा कर सकते हैं। अच्छा आलिया, इन द एंड मुझे ये बताइए कि योगा और ब्रीदिंग जो है, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है, और क्या अभी तक जितने लोगों को आपने ट्रेन किया या जो लोग भी योगा करते हैं उनके अंदर आपने देखी है स्ट्रेस की कमी? ब्रीदिंग देखें, अभी आप ब्रीथ करने कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ब्रीदिंग हमारी 3 चीज़ों की वजह से डिस्टॉर्ट होती है। सबसे पहली चीज़ है कि हम मुंह से ब्रीथ करते हैं तो वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, क्योंकि माउथ इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहली बात है। दूसरी चीज़ ये टाइट कपड़े पहनने से जो आपके पेट को दबा दे चीज़, तो हम ऑल्टर कर लेते हैं जब हम बेल्ट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, आपने ट्राउजर्स पहनी हुई, जुम्मे के रोज़ आई एम श्योर आप शलवार कमीज पहनेंगे और आप कहेंगे व्हाट अ रिलैक्स डे। दैट्स बिकॉज यू ब्रीथ फ्रॉम द स्टमक, आपके स्टमक की मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। सो दैट इज़ अ बेसिक रूल। और तीसरी चीज़ जो है कांस्टेंट भाग दौड़। कांस्टेंट भाग दौड़ में आपकी ब्रीदिंग के अगर आपको लगे कि मैं हर वक्त भाग भाग के मेरा सांस चढ़ा रहे, तो जो सांस है आपने देखना है कि सांस तेज ना हो, सांस जब भी आपको टाइम मिले उसको स्लो करें। आप चीता को देखें, चीता जब भी अटैक करेगा उसकी सांस ही नहीं होती है, उसकी ब्रीदिंग, ये नहीं कि वो सांस रोक के रखता है, लेकिन उसकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। सो यू मस्ट ऑब्जर्व कि कौन सा जानवर है जिसकी तेज सांस है। अगर हम कुत्ते को देखें उसकी बहुत तेज सांस है और उसकी ज़िंदगी 14 साल है या कुछ, तो हम उन सांसों को देखते हैं उन जानवरों को देखते हैं जिनकी सांसें ब्रीदिंग से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी की हेल्थ के बारे में कि वो कहाँ पर स्टैंड करती है, क्योंकि चीता की बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी। आलिया, थैंक यू सो मच हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए कि आपने एक और ऑप्शन को इस तरह से आपने एक्सप्लोर किया कि किस तरफ हम योगा के अंदर जा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी सेहत के बारे में तो हमने बात कर ली, हेल्थ के बारे में लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ ऑफ आवर इकोनॉमी in Money Matters. This segment is brought to you by AKD Securities Limited. Alright जी, मनी मैटर्स में कहते हैं आप सबको वेलकम। और पाकिस्तान के बारे में बात करते चलें कि हमारी महंगाई जो है वो, क्योंकि हमारे फोकस का सेंटर होती है, सालाना मजमूई शरह जुलाई में कुछ कम हुई और 9.2% पर आ गई। अब जो गुज़िश्ता 4 माह में पहली मरतबा सिंगल डिजिट के अंदर ये सतह पहुंची है, लेकिन जो आम सारिफ है, आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी की सूरत हाल अभी भी कुछ ख़ास आसान नहीं हुई। ये शरह सिर्फ बांग्लादेश को छोड़ के जनूबी एशिया की सबसे ज़्यादा शरह जो लिस्ट है उसमें शामिल होती है हमारी। ख़ास तौर पर फूड इन्फ्लेशन 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। अब इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, और क्या वाकई ये जो कि हमें नंबर 9.2% का नज़र आ रहा है, ये क्या वाकई ही कामयाबी का निशान है या नहीं है, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास AKD सिक्योरिटीज से उसामा रऊफ सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट मौजूद हैं। उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा, क्या इंडिकेट करता है 9.2% पर आना इन्फ्लेशन का? ये लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही था। हम 3 महीने के बाद देख रहे थे कि सिंगल डिजिट में जाएगी। प्राइमरीली जिसका इम्पैक्ट आना था वो एनर्जी प्राइसेस का आना था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जब इस्लामाबाद MOU साइन हुआ था बिटवीन यूएस एंड ईरान, तो उसके बाद ऑयल इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस काफ़ी ईज की थी, और जो पहले डीजल की प्राइसेस तकरीबन 400 के सतह पर चली गई थी, वो कम होकर ऑन एवरेज 340 रुपीज़ पर लीटर पर रही, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हमारी इन्फ्लेशन पे भी है। डिस्पाइट इसके कि हमारी जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा उस पर अपटिक था,
ड्यू टू हायर वीट प्राइसेस, इसका भी हम आगे चलते हुए इम्पैक्ट देखते हैं कि वो थोड़ी प्राइसेस डाउनवर्ड रिवाइज होंगी, स्पेशली जहां गवर्नमेंट ने अगर 1 मिलियन टन की इंपोर्ट का वो किया है और तकरीबन 2 लाख टन हम एक्स्ट्रा ही रिजर्व्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उससे वीट प्राइसेस को भी ईज मिलेगा। और वीट प्राइसेस चूंकि इंडेक्स में वेटेज उसका सबसे बड़ा होता है, तो वहाँ से मजीद रिलीफ मिलेगा डिस्पाइट इसके कि अभी डीजल की प्राइसेस थोड़ी सी हैं। ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस भी हम पूरे साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्टेट बैंक का टारगेट होता है 5 to 7% के रेंज में, उसकी अपर रेंज के आसपास ही रहेंगे विद इन टारगेट, जिससे ओवरऑल स्टेट बैंक को मजीद रूम मिलेगा कि वो आगे चलते हुए हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट में कट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दुरुस्त। अब पिछले साल जुलाई में यही फिगर 4.1 पे था और इस साल डबल से भी ज़्यादा हो गया। वजह क्या है इसकी और ये चीज़ क्या बता रही है हमें इकोनॉमी के बारे में? देखिए, लार्जली तो इम्पैक्ट पिछले 3 महीने से जो डबल डिजिट में गया है, इसमें हमारी फ्यूल प्राइसेस ने ही इम्पैक्ट किया और वो थोड़ा एक्सोजिनस फैक्टर आ जाता है क्योंकि यूएस ईरान के वॉर के बाद उस इम्पैक्ट सभी को होता और हम उसको एज सच हमें पास ऑन ही करना था। कुछ वक्त के लिए तो रेजिस्ट किया, लेकिन जो कि सही स्ट्रेटेजी थी पास ऑन ही किया गया और उसी का ही इम्पैक्ट आ रहा है। सेकेंड चीज़ ये हुई कि थोड़ी सी वीट प्राइसेस भी ऊपर चलेगी और मेनली लेकिन ट्रांसपोर्ट का ही होता है क्योंकि उसका एक प्राइमरी इम्पैक्ट भी आ रहा होता है और ट्रांसपोर्टेशन में हर चीज़ मूव होती है तो उसका सेकंड लाइन इम्पैक्ट भी आ रहा होता है, तो उसी ने ही अपवर्ड पुश किया था। अच्छा, ये जब हम एनर्जी प्राइसेस के अंदर उतार चढ़ाव देखते हैं माफ़ कीजिएगा, और ये जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन हो रहा है, पहले भी ये बात हो चुकी है कि डीज़ल की कीमत जो है ना उसके अंदर इतना उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट हिट करती है हमारी फूड बास्केट को और उसका नतीजा में नज़र आ रहा है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो 9.6% पर राइट नाउ खड़ी हुई है। क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है या फिर गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस तरफ कि ठीक है पेट्रोल प्राइस के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो जाए वो ठीक है, काबिल बर्दाश्त है, लेकिन डीजल को थोड़ा स्टेबल रखा जाए? देखिए, स्टार्टिंग में हमने तकरीबन कुछ हफ्ते के लिए इसका इम्पैक्ट लिया था, लेकिन उसका तकरीबन 129 बिलियन का इम्पैक्ट था। इसको समझना इसलिए चाहिए, इसका अगर हम सब्सिडाइज करते हैं या कुछ इसके ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह कम करते हैं और प्राइसेस को मेंटेन रखते हैं आर्टिफिशली, तो उससे 2 किस्म का इम्पैक्ट होगा। एक तो जो हमारा जो प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो डिमांड कर्व होनी थी वो भी नहीं होगी, जिसकी वजह से डिमांड भी वही रहेगी और प्राइसेस हाई होने का सेकेंडरी इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारा इंपोर्ट बिल के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ जाएगा। तो वो इट्स मोर नेगेटिव देन व्हाट्स इन्फ्लेशन इज गोइंग टू हिट अस। और सेकंड जो डेली प्राइस चेंज का इम्पैक्ट है उसका फॉर्मूला ऐसा चेंज नहीं किया गया। पहले भी जो वीकली बेसिस पे हो रहा होता था, अभी भी एवरेज वीकली प्राइसेस पे हो रहा होता है, लेकिन रेदर देन कि आप एक हफ्ते के बाद एक बड़ा हिट दें, वो डेली वाइज ही स्ट्रीमलाइन मार्केट प्राइसेस के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से होल्डर्स को ऐसा जितना बड़ा नहीं मिलता। क्योंकि अगर मेरा एक फॉर एग्जांपल पंप है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं और एक हफ्ते बाद प्राइसेस ऊपर जाएंगी, मैं बाय द एंड ऑफ द वीक ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी अपने पास होल्ड करना चाहूँगा। और जो कि डेली अगर मैं प्राइस चेंज हो रही है तो वो इंसेंटिव या होर्डिंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे से गवर्नमेंट ने ले ली। दैट इज़ पॉजिटिव थिंग जो हो रही है। अभी IMF के साथ कुछ न्यूज़ फ्लो के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है कि शायद कुछ वक्त के लिए जब बहुत ज़्यादा एक्सोबरेंट हाई डीजल प्राइसेस हो जाती हैं तो शायद कुछ पेट्रोलियम लेवी की मैनेजमेंट करके थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए, लेकिन ऐसा जितना बड़ा रिलीफ इन द करंट स्टेबलाइजेशन फेज जिसमें हम हैं देना भी नहीं चाहिए और उसके ऊपर ज़्यादा कुछ वो कर भी नहीं रहे। ठीक हो गया। इन द एंड बस मार्केट की सिचुएशन भी बता दीजिए इन्वेस्टर्स के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं आज। देखिए, ऑन द एक्सटर्नल हमारी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर तो हर चीज़ पॉजिटिव है डिस्पाइट यूएस ईरान वॉर्स की वजह से। हमने पिछले उसमें देखा लास्ट मंथ ही हमारा तकरीबन फॉरेनर वापस आए हमारी मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट्स के अंदर, और तकरीबन 23 माह के बाद पॉजिटिव वो आया। इसके अलावा ना सिर्फ कैपिटल मार्केट्स, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स के अंदर भी पॉजिटिव नेट इनफ्लो था, जिसके पीछे रीजनिंग वही थी। डिस्पाइट फेड रेट वहाँ पर स्टेबल ही रखेगी और मजीद इंडिकेशन देगी कि शायद हाइक भी हो
सकता है। उसके बावजूद फॉरेनर का एतमाद आना, क्योंकि हमारी जितने भी इकोनॉमिक फ्रंट पे चीज़ें हैं वो सब स्टेबलाइजेशन की तरफ ही हैं। S&P ने भी अपना आउटलुक जो है वो रेटिंग रिसेंटली ही इम्प्रूव की। इसके अलावा हमारे रिजर्व भी एट एन ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। लास्ट ईयर एंड जो है वो तकरीबन 18 बिलियन का क्रॉस किया, और गोइंग फॉरवर्ड हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी 3 महीने का जो इम्पोर्ट कवर होता है उससे क्रॉस कर जाएंगे। करेंसी हमारी स्टेबलाइज्ड है, कंट्रोल करंट अकाउंट जो था वो भी कंट्रोल था। एक्सटर्नल पेमेंट्स में भी जो सऊदी अरेबिया से $5 बिलियन का रोल ओवर मिला है, उसकी वजह से हमारी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट होती है वो तकरीबन $26.5 बिलियन की जो पिछले साल थी वो भी कम तसल्ली हो रही है आपकी बातें सुन के। अल्लाह करे इसका रिजल्ट हमारी जिंदगियों के ऊपर भी हमें नजर आना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच उसामा हमें ज्वाइन करने के लिए। उसामा रऊफ AKD हमारे साथ मौजूद थे और हमसे बात कर रहे थे मुल्क की इकोनॉमी के बारे में। और जहाँ पर इकोनॉमी की बात आती है वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हमारे पास पोटेंशियल मौजूद हो कि हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर ना किया जा रहा हो, तो फिर थोड़ा सोचने की बात होती है। क्या मसाइल क्या है, जरा ये बताइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पहली बात तो ये है कि अगर आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में घुसने का तो ये अच्छा टाइम है उसामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ आते हुए एक मज़ेदार खबर है, और वो फ्राइज़ और आलू के चिप्स पसंद करने वालों के लिए तो ये बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि साहिवाल से पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक प्रोडक्ट तैयार किया। वो क्या है कि आलू की 4 नई इक़साम तैयार की हैं कि जिसके अंदर ड्राई मैटर ज़्यादा है, यानी कि खुश्क मादे की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। और ये 25% या 25% से अगर ऊपर होती है तो आपके चिप्स जो हैं वो बनते हैं क्रिस्पी और मज़ेदार, यानी कि आपको वो मीठे मीठे अजीबो-गरीब फ्राइज़ खाने को नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे ज़बरदस्त नहीं होंगे, नहीं सॉफ्ट नहीं होंगे, क्रिस्पी होंगे। आपको गुस्सा नहीं चढ़ता? आप ताज़े फ्राइज़ निकालते हैं कि अच्छा यार ये मज़ेदार। मैंने बनाने ही छोड़ दिए हैं इस वजह से कि वो बनते नहीं है ठीक। अगर घर में आप बनाने की कोशिश करें तो फिर आपको बाहर जाना पड़ता है अगर आप खाना चाहते हैं। तो जितने भी फ्राइज के शौकीन लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है। एट द सेम टाइम वो तमाम लोग जो पोटैटो प्रोड्यूस करते हैं यानी कि उगाते हैं और वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट होनी चाहिए, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल के साइंटिफिक ऑफिसर है मोहम्मद तनवीर साहब। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं ये अच्छी खबर। तनवीर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। 3 अक़साम ये नई तैयार की गई हैं, इनके बारे में कुछ बताइए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों के लिए अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 3 नई वैरायटीज जो है वो डेवलप की हैं, जिनका नाम है पंजाब, सदफ और रूबी। इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि ये हाई यील्डिंग है, हाई DMC पोटैटोज हैं, ये लोकली कंडीशंस के अंदर डेवलप हैं और ये लोकल जो एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस हैं उनके अगेंस्ट इनके अंदर काफी अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ये हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा इसके अंदर सबसे पहले तो ये बताते चलिएगा कि ओरिजिनल जो पोटैटोज हम कर रहे हैं इस टाइम पे काश्त, जो आलू काश्त कर रहे हैं उससे कितने ज़्यादा डिफरेंट है ये आवाज़ आ रही है? अगर देखा जाए तो जी आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। और दूसरी चीज़ कि ये हमारी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ा सकते हैं? क्या आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कर? हमारी एक्सपोर्ट कितनी सकते हैं ये तनवीर साहब, ये पूछना चाह रहे हैं, ये बताइएगा। तनवीर साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे उनसे रब्ता बहाल करें। लेकिन बड़ी अच्छी खबर है ये, और स्पेशली वो बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फ्राइज़ को। तो वो पेरेंट्स खास तौर पे जो बड़े बड़े पैकेट्स खरीद के लेके आते हैं ना, वो आप सिर्फ आलू लेकर आ सकते हैं और आलू को काट कर आपने जो है ना वो फ्रीज कर लेना है अगर अच्छा, आप करना मैं इसके साथ साथ बताता चलूँ कि पोटैटो जो है वो क्यों हमारे इस लोकल सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप जिम जा रहे हैं, आपने वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपका डाइटेशन गुड कार्ब्स या ऐड करवाएगा या सब्ट्रैक्ट करवाएगा। दूसरा, अगर आप स्टेक खाने जा रहे हैं तो उसकी साइड में मैश पोटैटो बटर के बगैर अच्छा नहीं लगता। आ चुके हैं तनवीर साहब हमारे साथ आ चुके हैं। तनवीर साहब, अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि ये जो अब पोटैटोज जिनकी नई अक़साम तैयार की गई हैं, ये हमारी एक्सपोर्ट को कितना बढ़ा सकता है, हम कितनी उम्मीद रखें इनसे? तनवीर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जहां तक पाकिस्तान की
जी मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूँ। अभी आपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात की है, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, पाकिस्तान टेबल पोटैटो पाकिस्तान में ज्यादा ग्रो होता है और हम टेबल पोटैटो ही एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा। जब हमारी वैरायटीज जो कि हाई डीएमसी है, हाई यील्डिंग है, इससे ना सिर्फ एक क्वालिटी प्रोड्यूस हमें मिल सकती है और हाई डीएमसी पोटैटो मिल सकती है, ये हमारी एक्सपोर्ट को भी इन्हांस कर सकती है। जैसे कि अभी रिसेंटली रशिया के अंदर पाकिस्तान ने आलू एक्सपोर्ट किए हैं, तो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स के अंदर भी, ऑल्दो के अफगानिस्तान के साथ हमारी ट्रेड बंद है, लेकिन अफगानिस्तान भी हमारी आलू की बहुत बड़ी मार्केट है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच तनवीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। द वेरी बेस्ट। आई होप ये हमारी इकोनॉमी के अंदर अच्छा जो है ना इसकी पार्टिसिपेशन हो और बहुत अच्छी खबरें जो है ना ये इस तरह की हमारे लिए लेकर आए, और हमारी उम्मीद है कि अच्छी खबर हमें अब खेल के मैदान से भी आ जाए। स्पेशली अगर हम क्रिकेट की बात करें, एक मैच तो हम हार चुके हैं, 2 मैचेस की सीरीज़ है, दूसरा मैच इस वक्त जारी है, लेकिन कुछ तसल्ली वाली खबरें आ रही हैं। कुछ तसल्ली वाली खबरें आ रही होंगी। मैंने अपनी आंखों के आगे रखे जी ब्लाइंडर्स और मैंने क्रिकेट के मैदान की तरफ देखना बंद कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं क्रिकेट को डिस्करेज करूं, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आयशा जो कहती है कि हमें अच्छी जो खबरें हैं वो चाहिए। अब हमारे पास शानदार सेंचुरीज भी हैं इसके अंदर, हमारे पास विकेटों का नुकसान भी है और हमारे पास जो कि है वो 266 रन्स भी हैं। कैसे पाकिस्तान ने जो ये खेली है अपनी पहली इनिंग्स खेली, मैच खेला, इस मैच के अंदर हम लोगों के पास अब्दुल्ला शफीक का नाम सामने आया। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। यस। और फिर उसके बाद बाबर आजम जो है वो 86 रन तक पहुंच पाए, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बाबर आजम जो है वो 20 के वाले फिगर के ऊपर वाली तरफ नजर आना। अच्छा, अजान अवैस जो है उन्होंने 55 स्कोर किया, इमामुल हक कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, उन्होंने 14 रन बनाए हैं, और बाबर के बारे में आपने बता दिया। दूसरा ये, अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद अली ने 2 विकेटें ली हैं, उबैद शाह ने 2 ली हैं, अली उस्मान ने भी 2 ली हैं और साजिद खान ने 4 विकेटें हासिल की हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सेकंड इनिंग्स होगी उसके अंदर कैसा परफॉर्म किया जाता है। लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान कम बैक कर लेगा, अल्लाह करे, दुआ भी हमारी यही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग्स की बर्तरी जब ख़त्म करने के लिए 78 रन दरकार थे, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई गई। स्पेशली अब्दुल्ला शफीक को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिम्मेदाराना बैटिंग की और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की है। 10 चौके लगाए उन्होंने, 2 छक्के लगाए, 107 रन बनाकर वो क्रीज पर इस वक्त भी मौजूद है। और अब्दुल्ला शफीक की टेस्ट मैचेस में सेंचुरियों की तादाद जो है ना, पता कितनी हो चुकी है? 6 हो चुकी है। 6 हो चुकी है टेस्ट मैचेस में। भाई गॉड स्पीड अब्दुल्ला शफीक, आपको मतलब हमारी तरफ से तो हम लोग कहते हैं कि आपका जो सफ़र है ये कंटिन्यू रहे। और साजिद खान का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ चौका 85 रन्स देकर जो क्या चौके से मतलब 4 विकेटें उन्होंने 4 विकेटें उन्होंने ली, वो सारे पाकिस्तान ने देखा। हम लोग चाहते हैं कि मैं जो पर्सनली क्रिकेट देखना चाहता हूँ, इवन टेस्ट के अंदर भी मैं वो जोश खरोश देखना चाहता हूँ कि जिस तरह से शोएब अख्तर पिच पे आते थे, बैटर्स कांपना शुरू हो जाते थे, विकेट्स टूटती हुई नजर आती थी, ऑल्दो कभी कभार स्पीड इररिस्पॉन्सिबल हो जाती थी और पीछे की तरफ चौका मिल जाता था या बाउंड्री मिल जाती थी, बट एट द सेम टाइम आई मिस द ओल्ड क्रिकेट। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। आई थिंक हम चलते हैं, चल लेते हैं। नहीं, मेरा नहीं दिल कर रहा, मैं चाहता हूँ मुजम्मिल बहुत इंथुसियास्टिक हो जाते हैं, मैं आपको कहती हूँ ना, इनको कंट्रोल करना पड़ता है। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।